तो मिस्टर दीक्षित बजाज वो वाटरप्रूफर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। 3 से 4 साल के अंदर अगर वाटरप्रूफिंग ठीक से नहीं की गई हुई है तो 3 से 4 साल के अंदर आप देखेंगे तो बिल्डिंग की हालत ऐसी हो जाती है कि नई बिल्डिंग भी लगता है जैसे 50 साल पुरानी बिल्डिंग है। तो बड़े से बड़े डेवलपर्स के लिए भी ये बहुत बड़ा पेन रहा है एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस को डिज़ाइन करने में। हमारी पूरी इंडस्ट्री ने इसके अंदर पूरी एफर्ट्स डाली हैं। गोना टेक अ गुड टाइम टू ब्रिंग दैट 100% इन द इंडस्ट्री। हमारी कंक्रीट जो है हमेशा से, चाहे आप M25 ग्रेड ले लीजिए, आप M30 ग्रेड ले लीजिए या आप M80 ग्रेड के फ्लाईओवर के प्रीकास्ट स्ट्रक्चर्स ले लीजिए। अब आज फ्लाईओवर के प्रीकास्ट सेगमेंट्स की बात करें, उनको भी वाटरप्रूफिंग की ज़रूरत है। नमस्ते नमस्ते, आप लोग का स्वागत है हमारे इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट के सेकंड एपिसोड पे। मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ जैनी। और अगर आप सोचते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया सिर्फ कंक्रीट और स्टील के अंदर सीमित रह जाती है, तो ऐसे विचारों पे आज आप पानी फेर दीजिए, क्योंकि आज हम एक नया, आप कह सकते हैं एक नई दुनिया देखने वाले हैं पूरी इंडस्ट्री के बारे में, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के बारे में। पहले एपिसोड में आप लोग को मैंने मिलवाया था मिस्टर सुधीर जैनी से, जो कि मेरे फादर भी हैं एंड टीरी इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड के ओनर हैं। उस एपिसोड में हमने डिस्कस किया था बबल इंसुलेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, जहां हमने देखा कि कैसे बबल इंसुलेशन ने प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स की इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म किया है और इंसुलेशन के अंदर उन्होंने एक नया ब्रेक थ्रू किया है। तो हम उसकी गहराई में गए थे, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी समझी थी, और जिन्होंने भी वो पॉडकास्ट देखा सबसे मेरे को काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक आया कि उनको कुछ सीखने को मिला। और अब आज हम एक नए और भी ज़्यादा एक एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर से, आप कह सकते हैं, आज हम मुलाकात करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है मिस्टर दीक्षित बजाज, जो कि वाटरप्रूफिंग इंडस्ट्री के, आप कह सकते हैं, एक बादशाह हैं। और वो आपकी ऐसी सारी सोच पे पानी फेर देंगे आज अपनी वाटरप्रूफिंग की नॉलेज से, कि जहाँ पे आपको लगता है कि वाटरप्रूफिंग एक बहुत ही सामान्य या एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो मिस्टर दीक्षित बजाज वो वाटरप्रूफर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और वो डायरेक्टर हैं रैडको बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के। तो दीक्षित जी एक ज्ञान का भंडार हैं वाटरप्रूफिंग के बारे में। तो आप लोग अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, या आई विल से सील अप, बिकॉज आज हम डाइव इन करने वाले हैं। काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, EPDM से लेके लिक्विड मेम्ब्रेन्स, और कई सारी हम कैसे क्रैक ब्रिजिंग के कोड को भी तोड़ेंगे, जैसे कि पॉलीयूरिथेन कोटिंग जिस तरीके से आपसे चिपक जाती है, उस तरीके से ये बातचीत भी आपके दिमाग में ऐसे चिपकने वाली है। तो वेलकम टू द शो दीक्षित जी। थैंक यू सो मच, प्लेजर इज ऑल माइन। ग्रेट टू हैव यू हियर। सो दीक्षित जी, आप आज आए हैं, तो मैं सबसे पहले चाहता हूं कि व्यूअर्स को आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं कि इस इंडस्ट्री में आपका आना कैसे हुआ और आपकी जर्नी कैसी रही, मतलब आपने क्या एक्सपीरियंसेस किए इतने सालों में। थैंक यू सो मच। खैर, ऋषभ जी ने कुछ ज़्यादा ही मेरे बारे में बोल दिया, उतनी ज़्यादा शायद मैं डिजर्व ना करता हूँ, बट ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेल, टू बिगिन विद, कंस्ट्रक्शन शुरू से ही मेरा पैशन रहा है। चाइल्डहुड से ही मैंने देखा है करके कि जितनी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, मशीनरीज जो हैं, हमेशा से मुझे फैसिनेट करती रही हैं। टावर क्रेन्स की बात करें, एक्सकेवेटर्स की बात करें, लेवलर्स की बात करें, ट्रांजिट मिक्सर्स की, आज की डेट में RMC प्लांट्स की बात करें, या ऑन साइट बैचिंग प्लांट्स की बात करें, तो दे ऑलवेज फैसिनेटेड मी। तो शुरू से ये रहा करके कि जैसे हम पहले चाहे किसी और बिजनेस में थे भी, बट शुरू से ये था कि एक बार तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वेंचर करना है। 2000 से हमने स्टार्ट किया कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में, एक बार हमने वेंचर किया करके। वी स्टार्टेड विद द रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन यूनिट्स, इंडिविजुअल हाउसेस बनाने शुरू किए हमने। 6 से 7 साल हमने रेगुलर किया, बट टिपिकली अगर जैसे कहते हैं करके कि कंस्ट्रक्शन जब आप कर रहे होते हैं करके, तो आप जितनी मर्जी अच्छी बिल्डिंग्स बना लें, बट इवेंचुअली आपके ऊपर एक ठेकेदार का स्टैंप लग जाता है। तो दैट ठेकेदार वर्ड जो है, वो इवेंचुअली ऐसा लगता है करके कि यार हम टिपिकली जो है एक लेबर क्लास से ही कंपेयर किए जा रहे हैं करके, एक अलग से डिग्निटी है, एक एंटिटी नहीं बन पा रही है। तो शुरू से ये रहता था करके कि एक अलग से हमारी वैल्यू रहे करके, वो किस चीज़ में रहे। तो इनिशियली आई थॉट ऑफ स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द पेन्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कि कहाँ पे जो है लोगों को एक्चुअल पेन वो कहाँ है, किस चीज़ की वजह से वो सफ़र करते हैं कंस्ट्रक्शन में। जब वो देखा
तो इवेंचुअली एक थोड़ा सा एहसास हुआ करके कि चाहे हम एक छोटे रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन यूनिट की हम एक कोठी की एक रेजिडेंस की बात करें या एक बड़े प्रोजेक्ट की बात करें, बड़े से बड़े डेवलपर की बात करें, तो सबसे बड़ा जो एक पेन जो एक हर एक को फील हुआ वो वाटर प्रूफिंग का लगा करके कि वाटर प्रूफिंग की वजह से बिल्डिंग या तो सक्सेसफुल है या फेलियर है। 3 से 4 साल के अंदर अगर वाटर प्रूफिंग ठीक से नहीं की गई हुई है तो 3 से 4 साल के अंदर आप देखेंगे तो बिल्डिंग की हालत ऐसी हो जाती है कि नई बिल्डिंग भी लगता है जैसे 50 साल पुरानी बिल्डिंग है। तो बड़े से बड़े डेवलपर्स के लिए भी ये बहुत बड़ा पेन रहा है। इसी की वजह से हमने स्टार्ट किया कुछ कंस्ट्रक्शन केमिकल इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू किया कि कौन सी केमिकल कंपनीज़ हैं जो कि अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती हैं। धीरे धीरे पता लगा करके कि डॉक्टर फिक्सिट तो इंडिया में स्टार्ट हो रही कर रही है, बट इवेंचुअली जो है सीका की बात करें, फॉस्ट्रॉक की बात करें, कुछ कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि वर्ल्ड वाइड अपना इतना अच्छा प्रेजेंस बना चुकी हुई हैं करके, और वो स्टालवर्ड्स हैं अपनी इंडस्ट्री अपनी लाइन में। जब इन डेप्थ उनकी नॉलेज जब स्टडी की उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो लगा किया करके कि बस एटलीस्ट हम इस कंस्ट्रक्शन केमिकल्स को ही स्टार्ट करें सेल करना स्टार्ट करें, बिकॉज थोड़ा सा जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कनेक्ट्स जो हैं अच्छे बन गए थे। जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में केमिकल सप्लाई करने शुरू किए तो लोगों ने पूछना शुरू किया, यार प्रोडक्ट्स तो आप बहुत अच्छे दे रहे हो, इनकी एप्लीकेशन कौन करेगा? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो हमें एप्लीकेशन की आती है, करेगा कौन इसको? इस प्रोडक्ट के साथ ड्यू डिलिजेंस करेगा कौन? तब जैसे कहते हैं करके कि हर एक की लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आता है। तो एक आर्किटेक्ट थे, बिग टाइम आर्किटेक्ट, फार्म हाउसेस वगैरह कुछ अच्छे बड़े करते थे। आई स्टिल रिमेंबर हिज फेस। उन्होंने बैठे बड़े स्टाइल में मुझे सिगार पीते हुए कहा, दीक्षित जी, इफ़ यू रियली वांट टू मेक मनी and you really want to get famous, get in depth of waterproofing, get into the in depths of waterproofing. Trust me, you'll always remember me. And this is the day I still remember him. Wow, what a story. The time when it was no looking back, हम लोगों ने I regularly kept deep diving into the industry. रेगुलर उसके ऊपर रिसर्च करते रहे करके, जहाँ जहाँ जो सेमिनार्स होते थे, कॉन्फ्रेंसेस होती थी, वी स्टार्टेड अटेंडिंग देम रेगुलरली। ज्ञान का भंडार भरते चले गए बिकॉज देयर वाज नो एंड टू लर्निंग, एंड आई स्टिल बिलीव देयर इज़ नो एंड टू लर्निंग। आई लर्न एवरी डे। कुछ ना कुछ नया चैप्टर हर रोज़ जो है एक एड ऑन होता है दिमाग में करके, और कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस जो है हर साइड सिखाती है। वो कहते हैं ना कि मदरसे में पढ़ने के पैसे भी नहीं लगते हैं, बट हमें लगते हैं। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने 2016 में वी थॉट ऑफ प्लानिंग टू स्टार्ट एन एसोसिएशन। हमें लगा करके यार एक रिक्शे वालों की भी जब एक एसोसिएशन हो सकती है, सो व्हाई नॉट गेट द एंटायर वाटर प्रूफर्स ऑफ द नेशन अंडर वन अम्ब्रेला, कि इनको लेके आएँ और इनको एक प्रॉपर नो हाउ और ज़्यादा अच्छा इम्पार्ट करें, सो दैट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की हम जो है एक उनको एक अच्छा ये गिफ्ट दे सकें करके कि प्रॉपर तरीके से किस तरीके से वाटर प्रूफिंग की जाती है, प्रोडक्ट सिलेक्शन किस तरीके से की जाती है। उस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने रेगुलर जो है काम करना शुरू किया। कुछ कुछ 2-2 4-4 लोग ऐड ऑन होते चले गए। आज 6 साल बाद अगर मैं बोलूं करके तो वी आर मोर देन 400। तो दैट्स वाटर प्रूफर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड वी आर ग्रोइंग इट लाइक एनीथिंग। और लोगों ने अपना पूर्णतया से जितना मैं कहूँ करके कि अपना पूरा सहयोग दिया है करके इस एसोसिएशन को बढ़ाने में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर अवेयरनेस लाने में, और अगर मैं बोलूँ कि एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस को डिज़ाइन करने में हमारे मेंबर्स ने और हमारी पूरी इंडस्ट्री ने इसके अंदर पूरी एफर्ट्स डाली हैं, जिसकी वजह से आज मैं मानता हूँ करके इफ़ नॉट 100%, येस डेफिनेटली इट्स गोना टेक अ गुड टाइम to bring that 100% in the industry if you talk about the complete success of waterproofing. But आज की डेट में मैं बोलूँ तो 50 to 60% success has been attained. That's a great achievement, great achievement. And we are continuously looking forward to it. हम लोग regularly इसके अंदर construction chemical manufacturers को, waterproofers को, importers को जो नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, कंसल्टेंट्स को जो कि अच्छे इसके अंदर हमें नो हाउ इम्पार्ट कर सकते हैं, हम लोगों ने उनको भी जोड़ना शुरू किया है करके, सो दैट ये लर्निंग जो है हर वाटर प्रूफर के लिए एक रेगुलर बेसिस पे बनी रहे। हम एम्फोसाइज करते हैं इस चीज़ के ऊपर करके कि एटलीस्ट इफ़ नॉट मंथली, हम लोग बाई मंथली बेसिस के ऊपर जो है कुछ ना कुछ ऐसे सेमिनार्स करते रहें, सो दैट आवर वाटर प्रूफर्स आर कम्प्लीटली एंड रेगुलरली बीइंग पॉलिश्ड। ये हमारा एंडेवर शुरू से रहा है और चलता रहेगा। तो वाटर प्रूफिंग आज की डेट में डेफिनेटली येस हमारा ब्रेड एंड बटर है। इसके साथ साथ हमने रेट्रोफिटिंग का स्टार्ट किया कुछ तकरीबन 7-8 साल पहले, जिसमें कंस्ट्रक्शन की स्ट्रक्चर्स की मैं बोलूँ तो करके इन डेप्थ नॉलेज लेनी शुरू की। तो स्ट्रक्चर्स कहाँ करोड़ होते हैं, उनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, तो उस चीज़ के ऊपर भी हमने वर्किंग शुरू की है। तो दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वर्टिकल।
आज हम वाटरप्रूफिंग की बात कर रहे हैं तो लेट्स स्टिक टू वाटरप्रूफिंग। आप जैसे आपने रेट्रोफिटिंग वर्ड मेंशन किया, तो हम इन डेप्थ तो आज वाटरप्रूफिंग के लिए जाएंगे, पर क्या आप थोड़ा सा ये टर्म्स का डिफरेंस बता सकते हैं कि वाटरप्रूफिंग एग्जैक्टली क्या होता है, अगर हम देसी भाषा में बोले, रेट्रोफिटिंग क्या होता है? देखिए बेसिकली क्या है, ये स्टार्ट जो है होता है, अगर रेट्रोफिटिंग की मैं बात करूं तो उसका रूट कॉज जो है वो वाटरप्रूफिंग का फेलियर ही जो है, जो कि रेट्रोफिटिंग की नीड को जो है जगाता है। रेट्रोफिटिंग इज़ नथिंग बट गिविंग स्ट्रेंथ टू एन ओल्ड बिल्डिंग। पुरानी बिल्डिंग को जो है वापस से बोलूँ तो 70 to 80% उसकी स्ट्रेंथ को रीगेन करवाना। जो वाटरप्रूफिंग की वजह से, जो वाटरप्रूफिंग के फेलियर्स की वजह से जो है, जब कंक्रीट जो है पील ऑफ होती है या वो अपनी लाइफ रिड्यूस करती है तो उस चीज़ को अगर मैं बोलूँ तो स्टील की करोजन स्टार्ट होती है, कंक्रीट की करोजन स्टार्ट हो जाती है करके, कंक्रीट पील ऑफ होनी शुरू हो जाती है, कंक्रीट वीक पड़ जाती है, स्ट्रक्चर्स वीक होने शुरू हो जाते हैं। और आज की डेट में अगर आप देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली जो पुरानी बिल्डिंग्स, अगर मैं बात करूं तो 30 to 40 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी हद तक ऐसी हैं कि बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ वाटरप्रूफिंग वो अपनी स्ट्रेंथ जो है वो खो चुकी हुई हैं। तो उनको वापस से स्ट्रेंथन करना इज़ कॉल्ड रेट्रोफिटिंग। तो इसमें स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग बेसिकली जो है, एक मैं बोलूँ एक लेमैन लैंग्वेज में, तो वो उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग कहेंगे, जिसमें कि कंक्रीट, फ्रेश कंक्रीट ऐड ऑन करना, उसके तरीके हैं, मल्टीपल तरीके हैं करके, उसमें स्टील, फ्रेश तरीके से स्टील इंट्रोड्यूस करना। तो उस तरीके से जो है बिल्डिंग को एक वापस रीशेप करना सो दैट इट कैन लास्ट फॉर अनदर मे बी से 20-30 ईयर्स। तो वो स्ट्रेंथ दोबारा देना इज़ रेट्रोफिटिंग, एंड इट ऑल स्टार्ट्स बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ फॉल्टी वाटरप्रूफिंग। जो मतलब मैंने सुना है लोगों से, क्योंकि मैं भी इसी इंडस्ट्री से हूँ, तो मैंने जो सुना है कि यार 1-2% कॉस्ट है, इसको बाद में देखेंगे, इसके ऊपर बाद में दिमाग लगाएंगे, बट जो बाकी 98% का जो नुकसान हो रहा है वो 1-2% से, मतलब वो नहीं सोचते लोग उसके बारे में। लोग इसी चीज़ को बहुत लेट रियलाइज़ करते हैं आई बिलीव, क्योंकि वो जो इनिशियल, आपने बिल्कुल ठीक कहा करके कि इनिशियल कॉस्ट जो है इज़ लेस देन 1%। अगर आप अच्छी 100% वाटरप्रूफ बिल्डिंग की बात करें तो कॉस्ट ऑफ वाटरप्रूफिंग इज़ नॉट मोर देन 1%, दैट टू इट इज़ ऑन अ हायर साइड। 1% की चीज़ को आज हम कॉम्प्रोमाइज़ करके, ऐसा नहीं है कि हम उसको कम्प्लीटली नज़रअंदाज कर देते हैं, हम उसमें शायद हो सकता है 0.4, 0.5%, 0.6% तक भी हम उसके अंदर कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम कम्प्लीटली वाटरप्रूफिंग को इग्नोर भी नहीं करते, बट प्रॉपर वाटरप्रूफिंग ना करके जो हम शायद उसमें 0.3, 0.4, 30-40 पैसे अगर उस 100 रुपये में से अगर हम बचा रहे हैं, तो उसके बदले में हम पूरे 100 रुपये को स्टेक पे डाल रहे हैं। जो बिल्डिंग आज हमारी 100 साल के लिए डिज़ाइन की गई है, वो रिड्यूस होके जो है अल्टीमेटली 20 to 25 ईयर्स की लाइफ पे रह जाती है। और उसके बाद जब आप रेट्रोफिटिंग, जो भी हमने डिस्कस किया, उस रेट्रोफिटिंग की कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो रेट्रोफिटिंग की कॉस्ट जो है वो 100 की जगह 300 रुपये पे पहुंच जाती है। तो बेटर ये है करके कि आज आप उस 40-50 पैसे की सेविंग ना देख के ये देखिए करके कि कल को आपने उस 300-400 रुपये को खर्चना है उस 100 रुपये के बदले में। तो इन चीज़ों की ही नॉलेज जो देने के लिए जो है, हम लोग रेगुलर एम्फेसिस रखते हैं, रेगुलर आर्किटेक्ट्स कंसल्टेंट्स के साथ हम लोग रेगुलर टच बेस रखते हैं कि सर इन चीज़ों के ऊपर गौर कीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, एंड गिव इट द बेस्ट। तो अब जैसे आपका जो एक्सपीरियंस है, मल्टीपल टाइप की आप मेम्ब्रेन्स में डील करते हैं और मेम्ब्रेन्स की एप्लीकेशन भी करते हैं। तो जैसे ईपीडीएम हो गई, बिटुमिनस मेम्ब्रेन्स हो गई, पीवीसी हो गई, टीपीओ मेम्ब्रेन्स हो गई, या और कोई अगर किसी टाइप की मेम्ब्रेन में आप करते हैं तो वो भी बता सकते हैं। तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी टाइप की मेम्ब्रेन ज़्यादा सूटेबल है, या किसके साथ काम करना है, कौन सी मेम्ब्रेन कहाँ पे यूज़ करनी है? देखिए आज से हम अगर बात करें 20 साल पहले की, अगर हम बात करें तो हमारे पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। हम बात करें तो उस टाइम पे हमारे पास बिटुमिनस मेम्ब्रेन्स ही होती थी, बिकॉज़ तारकोल ही एक ऐसा सोर्स होता था करके कि जिससे कि हम वाटरप्रूफ करते थे। चाहे आप तारकोल लिक्विड फॉर्म में डायरेक्टली स्लैब पे लगा दीजिए, या उसको कुछ टाइम के बाद जो है उसको शीट फॉर्म्स में आया गया तो उसको हेसियन फेल्ट, जिसको जनरली लेमैन लैंग्वेज में तारफेल्ट कहते हैं, तारफेल्ट इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद हम बिटुमिनस मेम्ब्रेन्स की बात करें तो पॉलीफेल्ट इंट्रोड्यूस हुआ। बिटुमिनस के साथ एक हमेशा एक लिमिटेशन रही है फ्लेक्सिबिलिटी की। तारकोल हमेशा अपने आप में रिजिड रहा है पहले। आज थोड़ी एडवांसमेंट्स हो चुकी हुई हैं करके, तारकोल को भी, बिटुमिन को भी हम बात करें करके तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हो गई हुई हैं। थिंग्स हैव बीन बेटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट तब की हम बात करें तो तारफेल्ट और पॉलीफेल्ट जो चीज़ें होती थी उनके अंदर एलोंगेशन और फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से क्रैकिंग की जो है चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे।
हम बात करें तो सरफेस के साथ डीबॉन्डिंग जो है वो बहुत जल्दी होती थी, बिकॉज उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बिटुमिन का, तारकोल का जो है वो ऐसा होता था कि मेम्ब्रेन जो है उससे डीबॉन्ड हो जाती थी। एक चीज़ थोड़ी सी उसके अंदर मूवमेंट के लिए हमने हेसियन फेल्ट में अगर एक फैब्रिक होता भी था या पॉलीफेल्ट में प्लास्टिक होता भी था, तो वो जो है थोड़ी फ्लेक्सिबल है, बट नीचे तारकोल जिससे वो बाइंड किया जा रहा है वो अल्टीमेटली इतना ब्रिटल हो जाता था, इतना क्रैक हो जाता था कि सरफेस से डीबॉन्ड हो जाता था। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम बात करें तो धीरे धीरे जो है एडवांसमेंट्स आई करके, जो है बिटुमिन की मेम्ब्रेन्स के बाद हम बात करें तो धीरे धीरे जो है इसमें एपीपी मेम्ब्रेन्स आनी शुरू हुई, जिसमें कि पॉलीमर्स ऐड ऑन होने शुरू हुए करके बिटुमिन के अंदर। तो पॉलीमर्स ऐड ऑन होने के बाद एपीपी मेम्ब्रेन्स आई, एक्लिप्टिक पॉलीप्रोपिलीन मेम्ब्रेन्स आती हैं, वो मेम्ब्रेन स्टार्ट हुई, एसपीएस मेम्ब्रेन स्टार्ट हुई। तब जाके थोड़ा सा बिटुमिन में रिफाइंड वर्जन्स आने शुरू हुए। उसके बाद हम बात करें तो पीवीसी मेम्ब्रेन्स आनी शुरू हुई। पीवीसी की एक सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेजेस पॉइंट, जो कि कुछ टाइम बाद एक प्रोडक्ट नया आता है तो डेफिनेटली एक रेडी एक्सेप्टेबिलिटी रहती है। तो जो नया प्रोडक्ट आता है तो बस लब समझा जाता है कि यही फरारी है जब तक आप नई फरारी ना चलाएं तो पीवीसी मेम्ब्रेन्स जब आई तो इवेंचुअली हुआ कि ठीक है जी, ये टेरेस पे लगाई जाएं। बट जब टेरेस पे लगाने के बाद 1 साल के अंदर उनके जॉइंट्स खुलने शुरू हुए, बिकॉज वो थर्मोफ्यूजिंग से जो है वेल्ड की जाती थी, उनके जॉइंट्स खुलने शुरू हुए तो कंसेप्शन बना कि जी ये टेरेस के लिए नहीं है। बट वो क्या करे, जो लगा चुका है पहले उसके लिए वो फिर फेलियर का चांस आया। तब से जो है पीवीसी मेम्ब्रेन्स की हम बात करें तो वो बेसमेंट्स के लिए रिकमेंड होनी शुरू हो गई, बिकॉज बेसमेंट्स में जो है एटलीस्ट ये है कि यूवी स्टेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, धूप डायरेक्ट नहीं पड़ रही है करके, तो जॉइंट्स एटलीस्ट नहीं खुलेंगे। बट कुछ टाइम में थ्योरी आई करके कि अब जो पीवीसी के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी जो है कुछ पीरियड में, अगर मैं बात करूं तो 5 से 6 साल के अंदर जो हैं पीवीसी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी डीजनरेट हो जाते हैं। तो पीवीसी मेम्ब्रेन्स भी जो हैं कुछ टाइम के बाद डीजनरेट होने की वजह से जो है वाटरप्रूफिंग के फेलियर्स आने शुरू हो गए। तो इवेंचुअली उसके बाद जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, तो मैं उसकी बात करूं तो धीरे धीरे जो है टीपीओज आनी शुरू हुई, ईपीडीएम आनी शुरू हुई। ईपीडीएम की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूवी स्टेबल मटेरियल हम बात करें तो ईपीडीएम इज़ द मोस्ट यूवी स्टेबल मटेरियल। आप टेरेस पे लगा के छोड़ दीजिए, आपको 60 to 70 ईयर्स तक की भी जो है टेस्टेड लाइफ है, जो कि यूएस में मैं बोलूँ करके वहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस भी हो जाती हैं कुछ जगहों पे, तो वहाँ पे भी ये जो है 60 to 70 ईयर्स से कुछ एयरपोर्ट्स पे लगी हुई हैं जहाँ पे वो अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं आज भी जो है, क्योंकि इनके अंदर एक सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी है। तो छोटे मोटे पंक्चर्स अगर होते भी हैं, अगर बर्ड सेटिंग्स की वजह से कभी पंक्चर्स होते भी हैं करके, तो वो भी अपने आप सेल्फ हील हो जाते हैं, पानी नीचे नहीं जाएगा। अगर उनके अंदर पंचर, एक ऐसा पंचर होना जिसकी वजह से पानी थ्रू एंड थ्रू जाए, वो अपने आप में होल करना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थोड़ा सा हो जाता है, जब तक आप डेलिबरेटली एक अपनी एफर्ट्स नहीं डालते उसको करने के लिए। ईपीडीएम बेसिकली एक रबर हो गई, बेसिकली इट इज सॉर्ट ऑफ अ रबर। अगर हम एक लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो देखने में जो है ये ऐसा लगता है कि बड़ी टायर ट्यूब्स हैं, राइट, बिकॉज इसकी एक ईपीडीएम की हम बात करें तो यूएसपी ही इसकी ये है, इसका एक सबसे जो स्पेशल पॉइंट इसका एक यही है करके कि ये बड़े रोल साइजेस में आता है। 3 मीटर बाय 30 मीटर में, 3 by 30 मीटर्स में, 6 by 30 मीटर्स, 9 by 30 मीटर्स की हम बात करें तो अगर हम अमेरिकन टर्मिनोलॉजी की बात करें, कन्वर्जन की बात करें तो 10 by 100 फीट, 20 by 100 फीट, 30 by 100 फीट के रोल साइजेस, जिसमें कि जॉइंट्स किसी भी मेम्ब्रेन्स की हम बात करें करके तो जॉइंट्स जितने मिनिमाइज होंगे उतनी ज़्यादा लीकेज की पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। अगर हम कंपेयर करते हैं और मेम्ब्रेन से, एपीपी मेम्ब्रेन्स वगैरह की हम बात करते हैं तो 1 मीटर बाय 10 मीटर का, 1 मीटर बाय 10 मीटर का ही रोल आता है, जिसमें मल्टीपल जॉइंट्स आ जाते हैं। उसमें भी एपीपी में भी डीबॉन्डिंग की शिकायत आनी शुरू हुई, ब्रिटल होने की शिकायत आनी शुरू हुई। ईपीडीएम जो है अपने आप में इतना फ्लेक्सिबल मटेरियल है कि आप एक, मैं बोलूँ तो 1 स्क्वायर फीट के पीस को आप स्क्वीज़ करके अपने हाथ में ले सकते हैं, इतना फ्लेक्सिबल है। उसके जॉइंटिंग सिस्टम्स की बात करूं तो बिल्कुल फूल प्रूफ सिस्टम्स ऐसे हैं कि टेप्स और प्राइमर्स के साथ इस तरीके से उसे फ्यूज़ किया जाता है, जैसे आपने पुराने टाइम में देखा होगा हॉट पंक्चर्स लगते थे मेल्ट करके, उसी तरीके से फ्यूज़ होके ये वन पीस की तरह से बन जाता है। तो आपकी पूरी टेरेस जो है मोटा मोटी मैं बात करूँ तो मोनोलिथिक हो जाती है, कंप्लीट जॉइंटलेस टाइप की हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि ओवर अ पीरियड ऑफ मे बी से 5 और 10 ईयर्स जो है उसके जॉइंट्स खुल जाते हैं, वो भी नहीं है करके, इट विल स्टे एज इट इज़ फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम। हम टीपीओ मेम्ब्रेन्स की बात करें तो टीपीओ मेम्ब्रेन्स भी जो इंपोर्ट हुई हैं, वो तो मैं वो कहूँगा करके कि पूरी थिकनेस जो है कंप्लीट इंपोर्ट जो होती थी उनमें भी जो है कंप्लीट टीपीओ रहता था, द होल बॉडी वाज टीपीओ। कुछ एक जो यहाँ पे लोकली लोगों ने बनाना शुरू किया जस्ट इन ऑर्डर टू कट ऑन द कॉस्ट,
उसमें भी क्या हुआ करके कि टॉप लेयर जो है वो आपकी टीपीओ होने लगी, बाकी की जो है वो मिक्स मटेरियल्स रहते थे, तो उसकी वजह से टीपीओ में भी जो है वो ब्रिटल क्रैकिंग आने के चांसेस शुरू हो गए। सबसे बड़ी चीज़ है कि टीपीओ की अगर हम बात करें तो वो एसिड रेजिस्टेंट नहीं है। अगर आप इंडस्ट्रियल यूनिट्स में लगी हुई देखते हैं तो कहीं पे भी आप देखेंगे करके कोई आसपास अगर कोई ऐसा प्लांट है जहाँ से कहीं से कोई केमिकल फ्यूम्स आ रही हैं या कुछ, अगर आपने उसको एक्सपोज कंडीशन में, बिकॉज वाइट सरफेस है, जनरली लोग प्रेफर करते हैं कि इसमें इंसोलेशन वैल्यू भी आएगी, तो उसकी वजह से अगर वो सरफेस पे लगा देते हैं तो इवेंचुअली जब फ्यूम्स जो हैं आके उस सरफेस के ऊपर सेटल होती हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैं कहूँ तो 3 से 4 साल के अंदर जो है उसमें भी क्रैकिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर नटशेल में मैं बोलूँ, अगर आप मेम्ब्रेन्स की बात करें तो ईपीडीएम आज की डेट में ट्राइड टेस्टेड टेक्नोलॉजी ओवर अ डिसेंट पीरियड ऑफ टाइम और अच्छी लाइफ के साथ, और सेम मटेरियल आप टेरेस के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं। आप सिमिलर मटेरियल को अगर कहें तो आप बेसमेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डिटेलिंग इतनी प्रॉपर तरीके से होती है कि आप बेस पे भी वही मटेरियल ले सकते हैं और वर्टिकल्स पे भी अपनी रिटेनिंग वॉल्स के ऊपर भी आप सेम मटेरियल को लेके जा सकते हैं। तो सक्सेस रेट इसका अच्छा है। डेफिनेटली मैं कहूँगा फेल ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ में फेलियर्स नहीं आते हैं, फेलियर्स आते हैं। कुछ मैं कहूँगा कि प्रॉपर थोड़ा टेक्निकल नो हाउ कम होने की वजह से या थोड़ा सा ना होने की वजह से, मैं कहूँगा कि अगर वो एप्लीकेशन का मेथड अगर सही रहता है, वर्कमैनशिप अगर प्रॉपर रहती है, तो डेफिनेटली दिस वर्क्स वंडर्स। इट हैज़ अ वेरी गुड लाइफ स्पैन ऑल्सो। अंडरस्टूड। जैसे आपने उसकी बात करी, एसिड रेजिस्टेंस की बात करी, तो कई बार आजकल इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर अगर कोई इंडस्ट्री डायरेक्टली जिसका आप कह सकते हो ये, मतलब ये मेरे को सारी चीज़ें जो मैंने अपनी इंजीनियरिंग में या फिज़िक्स में जो स्कूल में पढ़ी है वो चीज़ें याद आ रही हैं कि अगर आपका डायरेक्टली एसिड भी नहीं निकल रहा है ना हवा में, बट जो सल्फ़र के फ्यूम्स होते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है या नाइट्रिक फ्यूम्स होते हैं, जहाँ पे सिटी ट्रैफिक ज़्यादा है, जहाँ पे कार ट्रैफिक ज़्यादा है, तो वो भी जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं इन द रेन्स, तो जो एसिड रेन जिसको कहते हैं। तो इसलिए मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अगर कोई डायरेक्ट कोई इंडस्ट्री से फ्यूम नहीं भी आ रहा है तब भी एसिड रेन तो पड़ी रही है, जब भी बारिशें हो रही हैं इनिशियल कुछ मिनट तो वो एसिड ही गिर रहा होता है, एक तरीके से डाइल्यूटेड होता है, बट इसलिए एसिड रेजिस्टेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि हमारे को चाहिए होती है। और इस चीज़ को जनरली जो है नोटिस नहीं किया जाता है, बिकॉज़ इंडिया में देखा है करके कि यहाँ पे मटेरियल सेलिंग पे ज़्यादा फोकस होता है रादर दैन कि सिस्टम के सक्सेस रेट के ऊपर कितना उसके ऊपर फोकस किया जाए कि नहीं, बट सेलिंग पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। तो जिसके पास जो सिस्टम है उनको लगता करता है हम हर चीज़ में यही दे देंगे। तो बेटर ये है कि आप देखिए कि यूजेज कहाँ पे है, सरफेस क्या है जहाँ आपने वाटरप्रूफ करना है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे मेम्ब्रेन्स चलेंगी, हर जगह कोटिंग्स चलेंगी, बट प्रॉपर ये देखा जाता है करके कि किस सरफेस के ऊपर क्या ट्रीटमेंट दिया जाए। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। सो ऐसी क्या अप्रोच रहती है आपकी प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट करते टाइम? आप कैसे डिसाइड करते हो कि मेरे को इस टाइप का प्रोजेक्ट चाहिए या कोई प्रोजेक्ट मेरे को नहीं चाहिए? और अगर आप कोई टाइप का प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हो तो उसमें आपको लाइक व्हाट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम योर कंपटीशन? ऐसा क्या है जिसकी वजह से क्लाइंट आपको चूज करता है कंपेयर टू अदर वेंडर्स आउट देयर? क्योंकि इसमें आजकल कोई पेंटर भी अपने आप को वाटरप्रूफर बोल देता है, कोई मेसन भी अपने आप को वाटरप्रूफर बोल देता है, तो व्हाट इज इट दैट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम द कंपटीशन? सी आई वुड से इट इन अ वन सिंगल पॉइंट कि हमें ना कहना आता है। सिर्फ बड़े काम के वॉल्यूम को देख के आप काम को यस कह दें, जिसमें आपको लगे, आपका इनर कॉन्शियस, इफ़ यू आर अ क्वालिफाइड वाटर प्रूफर, आपको लगे कि ये सिस्टम नहीं चल सकता यहाँ पे, और क्योंकि ये सिर्फ एक किसी प्रोजेक्ट का कट कॉपी पेस्ट किया हुआ स्पेसिफिकेशन है, आपका इनर कॉन्शियस आपको नहीं अलाउ कर रहा कहने के लिए कि सर ये मटेरियल जो है इस सिस्टम यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर नहीं चलेगा, और आप फिर भी उसे हाँ कह देते हैं, तो ये प्रोजेक्ट का फेलियर नहीं, उससे पहले ये आपका अपना फेलियर है। सो सिंपली इफ़ आई से, तो हम किसी भी काम को सिंपली एक बड़ा वॉल्यूम देख के वी डोंट से येस टू अ जॉब। हमें उसकी स्पेसिफिकेशंस की इन डेप्थ में जाना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली अगर आप देखें तो स्पेसिफिकेशंस जो बनाई जाती हैं वो आर्किटेक्ट्स कंसल्टेंट से बनाई जाती हैं, बट विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स होता क्या है कि जब तक आपके साथ एक अच्छा क्वालिफाइड वाटरप्रूफर नहीं है, वो स्पेसिफिकेशंस को ड्यू डिलिजेंस मिलती ही नहीं है। हम अगर देखें तो जनरली अगर हम बोलें कि पुराने टाइम्स की हम बात करें करके, तो एक जेनरिक ब्रांड्स की हम बात करें तो वही जो एक जेनरिक ब्रांड्स पॉलीमर के जो हैं हर स्पेसिफिकेशन में आपको मिलते थे। अब वो स्पेसिफिकेशन चाहे बेसमेंट की है या टेरेस की है या बाथरूम की है,
तो सब जगह एक ही चीज़ नहीं चल सकती। जो स्पेसिफिकेशन आपकी बेसमेंट की है वो टेरेस पे काम नहीं करेगी, जो आपकी टेरेस की चीज़ है वो बेसमेंट में काम नहीं करेगी। बात जो टेरेस वाली है उसको बाथरूम में लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बाथरूम वाली टेरेस पे काम नहीं करेगी। तो इवेंचुअली आपको हर सरफेस के लिए स्पेसिफिकेशंस को बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अभी आपने पूछा करके कि हाउ डू वी सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट, हमें प्रोजेक्ट्स को ये देखना होता है करके कि अगर वो स्पेसिफिकेशन ठीक नहीं है और क्लाइंट अगर उसको चेंज करने में विलिंग है, अगर वो प्रॉपर चाहता है करके कि मेरी बिल्डिंग का सक्सेस और फेलियर जो है, जो जिसकी वजह से वो वाटर प्रूफिंग करवा रहा है करके, वो वाटर प्रूफिंग की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या अगर वो मानते हैं कि वो ठीक नहीं है और वो ठीक कर सकते हैं, इफ़ दे आर ओपन टू दैट, वो करने के बाद ही हम उन पे जाते हैं करके, एंड वी गिव प्रॉपर कॉस्ट एनालिसिस। हम पूरी उनकी टीम को साथ बिठाते हैं करके, उनको सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझाते हैं कि सर ये प्रोडक्ट आपका जो दिया गया है ये यहाँ पे क्यों नहीं चलेगा। हम बात करें करके कि जो स्पेसिफिकेशंस हम आपको दे रहे हैं, अगर हम बेसमेंट की बात करें, अगर हम टेरेस की बात करें या हम बाथरूम्स की बात करें, सो वी ट्राई एंड गिव देम द ऑप्टिमम सिस्टम्स। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए जो है मैं कम एक हल्की स्पेसिफिकेशंस दे दूं, या मुझे सिर्फ अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है तो मैं उनको बहुत ही हाई एंड स्पेसिफिकेशंस दे दूं। एक बहुत ही रीजनेबल ऑप्टिमम जो उनकी यूटिलिटी पूरी करे, मुझे उस तरह की स्पेसिफिकेशंस देनी है। तो इफ़ द क्लाइंट इज़ ओपन टू एक्सेप्ट दोज चेंजेस, देन ओनली डू वी एंटर इनटू द प्रोजेक्ट। और मैंने हमेशा लोगों को कहा है करके कि सिर्फ एक बड़ा वॉल्यूम देख के काम के अंदर मत घुसिए, देखिए पहले उसमें अंदर आपके लिए क्या है। अगर मुझे दिखता है कि मुझे अच्छा रेट मिल रहा है, मेरे मार्जिन्स कवर अप हो रहे हैं, मेरे ओवरहेड्स कवर अप हो रहे हैं, तभी हम उसमें एंटर करने की करते हैं। सो वी नेवर से येस टू अ जॉब सिंपली बिकॉज इट्स अ वॉल्यूमिनस जॉब। 2-4 करोड़ का काम आ गया तो बट एटलीस्ट आप उस चीज़ को एनालाइज ये कीजिए कि वो 2-4 करोड़ का काम आपका कितने टाइम में हो रहा है, आप उसमें कितने टाइम के अंदर कितना मार्जिन निकाल पाएंगे, निकाल भी पाएंगे कि नहीं। आप पहले अपनी रिवर्स कैलकुलेशन तो कीजिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी ने वहाँ पे 100 रुपये दिया तो आप उसमें 80 रुपये दे के या 70 रुपये दे के आप जॉब उठा लें। दैट इज़ नॉट द वे, राइट वे टू टेक अ जॉब। तो उसमें एक ड्यू डिलिजेंस ये करनी बहुत ज़रूरी है करके कि आप किस तरीके से प्रोजेक्ट को देखते हैं, वो टेरेन, वो किस एरिया में वो प्रोजेक्ट है, क्या वहाँ पे उतनी हाई स्पेसिफिकेशंस या वो स्पेसिफिकेशंस बहुत लो हैं। तो उनको एक करेक्ट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ही क्लाइंट इज़ कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ दीज थिंग्स। वो आपकी एक्सपर्टीज़ के लिए ही आपको बुला रहा है, एंड इफ़ यू सिंपली से यस कि ठीक है सर ये काम है, ओके हम कर देंगे, तो वो आपको, ट्रस्ट मी, वो आपको वो वाली रिस्पेक्ट देगा ही नहीं करके, जब तक आप उसे खुद आके ये नहीं बताएंगे कि सर ठीक है काम मैं करने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे ये स्पेसिफिकेशंस ठीक नहीं लग रही हैं। एटलीस्ट इसमें आप पहले देखिए करके कि क्या चीज़ होनी ज़रूरी है और क्या इसमें ज़रूरी नहीं है, या कहाँ पे चेंजेस होने ज़रूरी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, अंडरस्टूड। तो कंसिडर करते हुए कि आपका एक्सपीरियंस इतने सालों का है इस इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने में, तो अगर मैं कुछ 2-3 मेजर चैलेंजेस की बात करूं कि क्या चैलेंजेस आपको प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने में या प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने में आते हैं, वो क्या 2-3 मेजर चैलेंजेस होंगे? देखिए वाटर प्रूफिंग जैसे हमने स्टार्ट किया, वाटर प्रूफिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ नेग्लेक्टेड एरिया इन द होल कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। हमेशा जो है समझा जाता है करके कि हमारे, मतलब एक बड़ी मिसकंसेप्शंस ऐसी हैं करके कि हमारे स्ट्रक्चर्स कभी लीक नहीं करते। एक हाई हेडेडनेस ऐसी कई बार हो जाती है, चाहे वो सिविल कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हो या क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से होता करता है। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे स्ट्रक्चर्स ही इतने वाटर टाइट हैं करके कि हमारी वाटर प्रूफिंग की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हम स्टार्ट करें बेसमेंट से, हम बात करते हैं, लोगों को लगता है कि हमारी 1.5 मीटर की राफ्ट है, मेरी 1.5-1.6 मीटर की राफ्ट है, पानी इसे पार करके कहाँ से आएगा, आपकी वो 1.5 mm की कोटिंग या मेम्ब्रेन आप उसमें कैसे उसको क्या वाटरप्रूफ कर लेंगे कि जब अगर ये स्ट्रक्चर ही नहीं उसको कर पाएगा। दिस इज़ अ मेजर मिसकंसेप्शन। इस चीज़ में अगर आप देखें तो एक प्रॉपर नो हाउ देना कि हमें स्ट्रक्चर, हमारी कंक्रीट जो है हमेशा से, चाहे आप M25 ग्रेड ले लीजिए, आप M30 ग्रेड ले लीजिए, या आप M80 ग्रेड के फ्लाईओवर के प्रीकास्ट स्ट्रक्चर्स ले लीजिए, कंक्रीट का कोई भी स्ट्रक्चर होगा वो इम्पर्वियस है, उसमें से पानी ट्रैवल होना है। आप आज फ्लाईओवर के प्रीकास्ट सेगमेंट्स की बात करें, उनको भी वाटर प्रूफिंग की ज़रूरत है। आप मेट्रो के स्ट्रक्चर्स देखते हैं जो करके टेंसाइल स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जो करके पीटी स्ट्रक्चर्स की बात करें, उनको भी वाटर प्रूफिंग की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि M80 ग्रेड अपने आप में वाटर प्रूफ हो गया।
बट द राइट सिलेक्शन ऑफ दैट वाटर प्रूफिंग मटीरियल, द प्रोडक्ट इज़ नेसेसरी, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपका स्ट्रक्चर की मूवमेंट रहती है, कंक्रीट एक्सपैंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो इवेंचुअली आपका जो वाटर प्रूफिंग मटीरियल है दैट शुड बी सच कि वो उस एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को टेकअप कर सके। तो इस तरह की मिसकंसेप्शंस को हैंडल करना बड़ा ज़रूरी है। वो सबसे पहला जो आपकी डिफ़िकल्टी आपने हाईलाइट करी कि जो मिसकंसेप्शन है सामने वाले के दिमाग में जिसको आपको हैंडल करना पड़ता है, वो एक मेजर चीज़ है। लोगों को मैंने देखा है करके कि साइट पे हमेशा जल्दी होती है करके कि बस वाटर प्रूफिंग के नाम पे बस आप फटाफट कुछ भी करो करके हमारी फिनिशिंग की एक्टिविटीज़ होल्ड पे हैं। जो एक प्रॉपर टाइम चाहिए वाटर प्रूफिंग को, एक मटेरियल को क्योर होने का प्रॉपर टाइम चाहिए, वो टाइम हमें चाहिए, उसके बाद ही आपकी वाटर प्रूफिंग की ट्रीटमेंट जो है सक्सेसफुल होगी। तो उस चीज़ में कभी भी जल्दी मत कीजिए। और सीक्वेंस बनाना जो है, जो एक कंस्ट्रक्शन में एक सीक्वेंस बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं कहूँगा कि मिसिंग है हमारी इंडस्ट्री में। जो आज की डेट में मैं बोलूँगा पीएमसीज़ इन्वॉल्व होती हैं, उन पीएमसी से भी नो डाउट आज की डेट में पीएमसीज़ जितनी हैं वो प्रॉपर क्वालिफाइड पीएमसीज़ हैं। दे नो हाउ टू सीक्वेंस अ प्रोजेक्ट, ए के बाद बी के बाद सी कहाँ कहाँ पे आना है, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है। बट जहाँ वो चीज़ें मिसिंग होती हैं वहाँ पे कुछ सीक्वेंस ऐसा नहीं बनता कि पहले आप जल्दी से वाटर प्रूफिंग कीजिए, हमने वाटर प्रूफिंग कंप्लीट की, उसके बाद वो याद आता है कि प्लम्बिंग रह गई। वो प्लम्बर आएगा, वो उसको तोड़ के जो है अपनी प्लम्बिंग कर देगा। उन्होंने ये नहीं नोटिस किया करके कि जब वाटर प्रूफिंग की टेस्टिंग की गई थी, जब वो तब नहीं लीक किया तो वो आज क्यों लीक कर रहा है। तो वो सीक्वेंस जो है वो मिसिंग है, वो डैमेज कर देना स्ट्रक्चर्स को जो है वो मिसिंग, वहाँ पे वो चीज़ जो है अगर मैं बोलूँ तो उस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि मैंने भी अपने एप्लीकेटर्स जिनके साथ मैंने काम किया है, तो ये मैंने भी उनके साथ फेस किया है कि क्लाइंट उनको दबा देता है ये करके कि आपका अभी तो आपने तब तो कर दिया था वाटर टेस्टिंग, पर 1 महीने में ही आपका जो ट्रीटमेंट है वो फेल हो गया। अब वो 1 महीने में हुआ क्या कि वो ट्रीटमेंट के ऊपर ना तो कोई प्रोटेक्शन उन्होंने लगाई क्लाइंट ने, अगर प्रोटेक्शन कई बार क्लाइंट ने अपने स्कोप में रखी होती है, तो ये किसी ना किसी वजह से कुछ तो हुआ होगा ऐसे 1 महीने में जो कि क्लाइंट रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, और फिर एप्लीकेटर बेचारे घबरा जाते हैं उस केस में, जो कि एक्सपीरियंस नहीं होता। डेफिनेटली। अब इन चीज़ों में अगर आप देखेंगे तो अगर स्ट्रक्चर की कितनी ऑथेंटिसिटी है, स्ट्रक्चर आज उस पोजीशन में है क्या उस वाटर प्रूफिंग को टेकअप कर पाए, या उसके अंदर अगर क्रैक्स हैं, तो इन चीज़ों को भी गौर करना बहुत ज़रूरी है। उस स्ट्रक्चर की ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करना पहली बात बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि हमने एक वाटर प्रूफर हायर कर लिया, अब बिल्डिंग में जो मर्ज़ी हो जाए, अब तुम्ही ने हैंडल करना है। इवेंचुअली अगर वो स्ट्रक्चर में क्रैक्स हैं या अगर कहीं पे जो है कुछ उसमें शॉर्टकमिंग्स हैं, कहीं स्टील विजिबल है, तो उन चीज़ों को रिपेयर करना वाटर प्रूफिंग से पहले वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिन चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। अब अभी रिसेंटली हमारा एक एक्सपीरियंस रहा करके कि स्ट्रक्चर में अच्छे खासे क्रैक्स थे। हमने उनको कोटिंग सजेस्ट की, सर इसके अंदर क्रैक ब्रिजिंग इतनी है इस मटेरियल की। उनका सिंपल से कहना था, सर आप क्रैक्स की क्यों परवाह कर रहे हो करके जब आपका मटेरियल ऐसा है। तो उनको जल्दी इतनी थी काम करने की कि उनको था करके कि हमने वाटर प्रूफर एंगेज कर लिया, वो कल शुरू करे, परसों हमें हैंड ओवर करे, अगले दिन हम उसकी फिनिशिंग करें और हम ख़त्म करें। सो दैट इज़ नॉट द राइट वे। हम बात करें तो हमें स्ट्रक्चर को पहले प्रॉपर टेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है, पॉन्ड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रक्चर में कहीं पे क्रैक्स हैं और वो क्रैक्स किस रीज़न से हैं, हम लोगों को वो भी गाइड करते हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप ये देखिए करके कि आपके क्रैक्स किस तरीके से अवॉइड हो सकते हैं। बहुत ही छोटी सिंपल सी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी क्या टेक्निक बोलूँगा मैं उसको करके, आप सिंपल कास्टिंग के बाद जो है प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स अवॉइड करने के लिए प्लास्टिक शीट्स डाल दीजिए उसके ऊपर। जो इनिशियल 24 घंटे के अंदर पानी की जो कंक्रीट में से इवेपोरेशन होनी है, वो इनिशियल 24 घंटे अगर आपने उसको अरेस्ट कर दिया और जितनी इवेपोरेशन हो रही है प्लास्टिक शीट से टच करके वापस कंडेंसेशन से जब वो रिप्लेनिश हो रहा है करके, आपके प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकते। आपके वो ट्रैवलिंग क्रैक्स जो आ रहे हैं आपके, वो कभी नहीं आ सकते। क्या ये क्योरिंग कंपाउंड जैसे कहते हैं उसका ही रिप्लेसमेंट आप बता रहे हो कि उसको उसकी जगह इसको कर सकते हैं, या उसका अलग रोल है क्योरिंग कंपाउंड? उसका अलग रोल है। देखिए क्योरिंग कंपाउंड आपको चाहिए कंक्रीट करने, कास्ट करने के 24 घंटे के बाद, जब आप उसके ऊपर मूवमेंट कर सकें, या जब आपकी इनिशियल जो आप क्योरिंग जिसको तराई कहते हैं करके, जब आप उसकी क्योरिंग करने लगते हैं तो उस क्योरिंग को एक कन्वेंशनल क्योरिंग, पानी से तराई करने की बजाय आप उसमें क्योरिंग कंपाउंड्स लगा देते हैं, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। हम बात करें जो प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स को अवॉइड करने की जो टेक्निक है, उसको आपने
कंक्रीट कास्टिंग के 2 घंटे बाद ही करना है। द मोमेंट यू आर वॉकेबल ऑन द सर्फेस, यू आर इन अ पोजीशन टू वॉक ऑन द सर्फेस, आप इमीडिएटली उसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट डाल दीजिए। पूरी स्लैब के ऊपर क्या खर्चा, 3 से 4 हज़ार रुपये मात्र, और वही चीज़ को आप पूरे स्ट्रक्चर्स की मल्टीपल स्लैब्स के ऊपर आप जो है उसके ऊपर रिपीट करते चले जाइए। तो ये टेक्निक जो है आपकी प्लास्टिक शीट्स डालने से जो है, जितनी आपकी कंक्रीट के अंदर से पानी की इवेपोरेशन हो रही है इनिशियल 24 घंटे में, वो आपका वो टाइम है जब आपकी कंक्रीट उस कंडीशन पे होगी कि वो ज़िंदगी भर लास्ट करेगी या नहीं करेगी। वो इनिशियल जो सेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। तो कंक्रीट जितना वो पानी को इवेपोरेट वहाँ से हो रहा है, उसके साथ प्लास्टिक से टच करके वापस कंडेंसेशन से जो है जब उसके अंदर रिप्लेनिश हो रहा है करके, तो वो आपकी कंक्रीट को लाइफ लॉन्ग मेंटेन करेगा। ये बहुत छोटा सा पॉइंट होता है, शायद कई बार नोटिस में लाया भी नहीं जाता और कई बार जो है मिस हो जाता है, या शायद हो सकता है क्योंकि मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूँ, और मैं कहूँ तो द राइट टर्म वुड बी कॉट इन द रॉन्ग जंप, बट ठीक है, आज 24 साल से क्योंकि इस लाइन में हैं, तो इसलिए जो है शायद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस जो है इस चीज़ का बताता है करके कि कहाँ कहाँ पे बाद में फ्लॉज आ सकते हैं। तो ये हमने कुछ कुछ कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजिस्ट से ये चीज़ें सीखी हैं करके, एंड वी ट्राई टू इम्पार्ट दीज थिंग्स टू द ऑडियंस। हमें होता है करके कि ये मासेस तक पहुँचाएँ, ताकि ये बहुत छोटी सी चीज़ की वजह से आपकी कॉस्ट सेविंग और आपके स्ट्रक्चर की लाइफ जो है वो बहुत बेटर हो सकती है। आप देखेंगे जनरली जो है एम्फोसिस जो होता है हमेशा फिनिशिंग और इंटीरियर्स के ऊपर रहता है। स्ट्रक्चरल आइटम्स जो हैं वो जनरली इग्नोर हो जाती हैं करके वहाँ पे कि ये देख लेंगे स्ट्रक्चर की, या इसको बाद में देख लेंगे, जबकि आप कंस्ट्रक्शन में स्ट्रक्चर की चीज़ को कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। आपको जो भी काम स्ट्रक्चर का करना है वो आज प्रॉपर तरीके से अगर आपने नहीं किया, तो आप फिनिशिंग इंटीरियर्स की चीज़ों को बाद में कभी भी रिप्लेस कर लीजिए। आज 100 रुपये की जगह की चीज़ जो है आप कल को 500 रुपये की आप रिप्लेस कर सकते हैं। स्ट्रक्चर की आइटम जो है वो 2 रुपये की चीज़ को कल को आप 5 रुपये से या 10 रुपये से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो कंस्ट्रक्शन में स्ट्रक्चर की आइटम्स को अपने सीक्वेंस से चलने दीजिए। ये एक पीएमसीज़ के साथ मैं बोलूँ, या कुछ लोग जो मैनेजमेंट देख रहे होते हैं वहाँ पे, और मैंने देखा है करके तकरीबन जो है साइट्स के छोटी से लेके बड़ी साइट्स के ऊपर एक क्वालिफाइड स्टाफ जिसको कि प्रॉपर पूरा नो हाउ है इस चीज़ का, उसका हमेशा अभाव रहता है, वो मिसिंग रहते हैं हमेशा। हमारी कोशिश हमेशा, जैसे अभी हमने एसोसिएशन की बात की, हमारी अपनी एक यहाँ पे एसोसिएशन में भी हमारी एक एम्फेसिस रहती है कि हम पीएमसीज़ को, आर्किटेक्चरल फर्म्स को, कंसल्टेंट्स को हम कहते हैं आप अपने जूनियर लेवल टीम्स को भेजिए। वी कंडक्ट दीज काइंड ऑफ सेशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस कि आप आइए, समझिए करके कि चीज़ों में क्या क्या गौर करके रखना है। ऐसा ना हो कि आपका कोई स्टेप मिस हो गया, आप फ्लोरिंग की स्टेज पे आ गए, पता लगा पीछे वाटरप्रूफिंग करने के बाद जो है आपकी कहीं पे कटिंग हो गई, डैमेजेस हो गई, या कहीं पे आपकी वाइब्रेशंस हो रही हैं, किसी रीज़न से आपकी वाटरप्रूफिंग यहाँ हुई हुई है, आप स्लैब में किसी और पॉइंट पे आप हैमरिंग कर रहे हैं कहीं पे, उसकी वाइब्रेशन से आपकी वाटरप्रूफिंग डैमेज हो रही है, एंड यू आर कम्प्लीटली इग्नोरेंट। आपने देखा ही नहीं करके कि वहाँ पे वो उसकी वजह से वो 4 मीटर दूर पे इतनी वाइब्रेशन है कि वाटरप्रूफिंग डैमेज हो गई। तो एटलीस्ट इन चीज़ों का गौर करके जो है आप देखें तो इनको एक सीक्वेंस में मेंटेन करना और जो है उसके ऊपर प्रॉपर एम्फेसिस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक आपने अच्छा पॉइंट रखा कि जितने भी पीएमसीज हैं या जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं क्लाइंट्स, तो उनके जो सुपरवाइज़र लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग्स होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो उसमें जैसे हमारी वाटरप्रूफर्स एसोसिएशन है, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस उसमें काम आ सकती हैं। जी, इसमें हमारी हमेशा ऐसा ये रहती है करके हम उनको कहते हैं कि आप अपने जूनियर्स को भेजिए, आप यहाँ पे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स दिलवाइए। हमारा टाई अप जो है सीआईडीसी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट काउंसिल जो है हमारी एसोसिएशन के, उनके साथ टाई अप्स हैं करके कि हम उन अपनी जो जितने भी रिक्रूट किए हुए कुछ लोग होते हैं हम उनके यहाँ भेजते हैं कि आप इनको ट्रेनिंग दीजिए, और जो एक प्रॉपर सीक्वेंस है काम का उसको मेंटेन करवाइए, इनको नो हाउ प्रॉपर दीजिए। हम अपनी भी टीम्स को हम बात करें करके तो हम वहाँ पे भेज के अपनी टीम्स को भी ट्रेन करवाते हैं। तो एक ये मैं बोलूँ तो एक सो कॉल्ड गवर्नमेंट बॉडी है जो कि एक इन चीज़ों के ऊपर प्रॉपर एक जो है एम्फेसिस देती है करके, ध्यान देती है और लोगों को इन चीज़ों में ट्रेन करती है। तो ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं। ये आपने काफ़ी अच्छी इंसाइट्स दी हैं जो कि आई एम श्योर और एप्लीकेटर्स वगैरह जितने भी हैं हमारी इंडस्ट्री में वो भी सिमिलर चैलेंजेस फेस करते होंगे, और ये इन्फॉर्मेशन आई एम श्योर उनको काफ़ी हेल्प करेगी अपनी प्रॉब्लम्स को मैनेज करने में। अब
मैं जानना चाहूँगा, जैसे हमने अभी पहले मेम्ब्रेन्स की बात करी, अब बहुत सारी टाइप की कोटिंग्स आती हैं, अलग अलग कंपनीज बनाती हैं, कुछ इंपोर्टेड आती है, कुछ इंडियन मैन्युफैक्चर्ड हैं। तो उसके अंदर जैसे टू कंपोनेंट कोटिंग्स हो गई, सिंगल कंपोनेंट आपकी सीमेंटिशियस कोटिंग्स हो गई, और आपकी लिक्विड मेम्ब्रेन्स हो गई, आपकी पॉलीयूरिथेन्स, एक्रिलिक्स। तो इन सारी कोटिंग्स को आप कैसे वे करते हैं कि इसमें से कौन सी कोटिंग अच्छी है, ख़राब है, कौन सी सही है, बुरी है, उसको आप कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए, मैं पहले तो बोलूँ तो प्रोडक्ट कोई ख़राब नहीं होता, डिपेंड ये करता है कि आप किस जगह के लिए क्या चूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्ट आपका जो है हमेशा से ही, अगर एक कंपनी उसके ऊपर करोड़ों की रिसर्च करके एक प्रोडक्ट डेवलप कर रही है, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट में कुछ है, तभी वो कंपनी उसके ऊपर इतना इन्वेस्ट करके उसको मार्केट कर रही है। सिर्फ ये है करके कि आपको ये सिलेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है कि किस प्रोडक्ट को कहाँ लगाया जाए, उसकी यूजेज क्या है, उन चीज़ों का नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं बोलूँ तो फेलियर जो है वो प्रोडक्ट का नहीं होता, कई बार फेलियर जो है वो वर्कमैनशिप का भी रहता है करके, वो किस तरीके से प्रोडक्ट को लगाना है। अगर वो नो हाउ नहीं है करके, तो आप एक अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को भी, मैं बोलूँ करके, जो वाटर प्रूफिंग की आप बोलें कि फ़रारी होगी वाटर प्रूफिंग की, तो उसको भी फेलियर जो है होना लाजमी है करके, अगर आपकी एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, जो एप्लीकेशन टेक्निक अगर मैं बात करूँ, तो वो ठीक नहीं है। तो अगर हम बात करें रेंज जो है, अगर हम लिक्विड एप्लीकेशंस की बात करें, कोटिंग्स की हम बात करते हैं, तो इनिशियली सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल कंपोनेंट कोटिंग्स की, जो कि पॉलीमर कोटिंग्स रहती हैं, एक्रिलिक कोटिंग्स होती हैं। सिंगल कंपोनेंट एक्रिलिक कोटिंग्स की हम बात करें करके, तो उनमें सीमेंट मिक्स करके और कोटिंग की जाती है। तो सीमेंट के साथ एक क्या रहता है करके कि सीमेंट अपने आप में जो है एक ब्रिटल प्रोडक्ट है। अगर जब आप देखें करके, तो सीमेंट की अगर आप एक 50 किलो का बैग देखें और उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा पानी अगर डल जाता है, तो उस 50 किलो के सीमेंट की अपने आप में स्ट्रेंथ नहीं है, जब तक उसको एक डिज़ाइन मिक्स के साथ प्रॉपर ना बनाया जाए। उसके ऊपर आप एक 50 किलो के सीमेंट के बैग को सेट होने के बाद आप छोटा सा एक हथौड़ी का पीस, एक हथौड़ा मारेंगे करके, तो वो टूट जाएगा, बिकॉज अपने आप में सीमेंट में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जब तक एक डिज़ाइन मिक्स नहीं आता। तो सीमेंट को ही जब आप पॉलीमर्स के साथ मिक्स करते हैं, तो तब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेटली बनती है। बट अगर हम बात करें कि सिंगल कंपोनेंट मटेरियल्स जो हैं, वो कुछ आज की डेट से मैं बोलूं करके कि 7 से 8 साल पहले तक दे वर प्रेवलेंट, बट उसके बाद से टेक्नोलॉजी में थोड़ा जब इम्प्रूवमेंट आया, तो टू कंपोनेंट जब पॉलीमर कोटिंग्स आई, तो उसमें एडवांटेज क्या हुआ करके कि जो सीमेंट की जगह पे जो पाउडर प्रोडक्ट होता था, उसमें भी ड्राई पॉलीमर्स ऐड होने शुरू हो गए। तो ड्राई पॉलीमर्स ऐड होने से क्या हुआ कि आपका जो पाउडर कंपोनेंट है और आपका लिक्विड कंपोनेंट, दोनों में ही फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से आपकी क्रैक ब्रिजिंग्स जो हैं, आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, सरफेस के साथ जो एडहेशन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ जो है, वो आपकी फार बेटर हुई। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है प्रोडक्ट के अंदर बेटर हुई, क्रैक ब्रिजिंग जो है वो बेटर हो गई। क्रैक ब्रिजिंग, अगर मैं अपने ऑडियंस को समझा दूं कि क्रैक ब्रिजिंग बेसिकली क्या है, कि हर प्रोडक्ट की एक लिमिटेशन है कि वो कितने क्रैक की जो है विड्थ जो है उसको ब्रिज कर सकता है, ताकि फेलियर ना हो, कहाँ पे टूटे ना वो। तो क्रैक ब्रिजिंग जो है प्रोडक्ट्स की 0.5 mm से लेके और 8 to 10 mm तक की भी क्रैक ब्रिजिंग होती है प्रोडक्ट्स के अंदर। डिपेंड करता है करके कि आपकी सरफेस की यूजेज क्या है, डिपेंड करता है कि आपका टेरेन कितना बड़ा है, कितना स्पैन आपका बड़ा है। तो अगर हम क्वांटिफाई करते हैं करके, तो एक पैरामीटर्स दिए गए हैं करके कि कितने एरिया तक आपका सिंगल कंपोनेंट चलेगा, कहाँ तक आपका टू कंपोनेंट चलेगा। इसके बाद प्रोडक्ट्स आते हैं लिक्विड मेम्ब्रेन्स की हम बात करें, तो लिक्विड में एक बार मैं आपको इस पॉइंट पे और थोड़ा सा स्ट्रेस करना चाहूँगा, क्योंकि आई एम श्योर ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्रैक ब्रिजिंग वाला। तो अगर जैसे कहते हैं हम कोई कोटिंग 5 mm क्रैक ब्रिजिंग है, तो उसका एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ? बेसिकली इसका मतलब ये है करके कि 5 mm तक का क्रैक ब्रिज होने के, आपकी मेम्ब्रेन जो आपने कोटिंग ऊपर की हुई है और जिसकी वजह से जो उसकी फिल्म बनी है, वो उस 5 mm के क्रैक के ऊपर फ्लेक्सिबल होके उसको ब्रिज कर रही है, बट एट द सेम टाइम वो सरफेस नहीं छोड़ रही है। ऐसा ना हो, मतलब कई बार ऐसा होता है करके कि प्रोडक्ट्स की कुछ जो है स्पेसिफिकेशंस ऐसी होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं कहूँगा करके ऐसी होती हैं कि वो क्रैक तो ब्रिज कर जाएगी, बिकॉज उसके अंदर कुछ 300, 400, 500% की इलॉन्गेशन जैसे प्रोडक्ट में बताया जाता है कि है। तो वो 500% की इलॉन्गेशन नहीं मैटर करती, वो मैटर करता है कि उसकी टेंसाइल के साथ उसकी क्रैक ब्रिजिंग कितनी है। मुझे प्रोडक्ट को खींच के नहीं रखना हमेशा, या खींच के उसके साथ खेलना नहीं है। मेरा पर्पज़ है कि मेरी कोटिंग जो है वो सरफेस के साथ पूरी एडहेर होके, बॉन्ड होके चले, एट द सेम टाइम वहाँ पे रहते हुए भी अगर उसमें क्रैक सरफेस में आ रहा है तो उसको वो ब्रिज करके कोटिंग मेरी क्रैक ना हो वहाँ पे। तो मटेरियल की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, सरफेस के साथ जो बॉन्डिंग है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कितनी है।
मल्टीपल प्रोडक्ट्स की कंपैरिजन देखें तो उसमें वो डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्ट की टेंसाइल और एडेशन स्ट्रेंथ कितनी आ रही है आपकी। उसके साथ साथ ही क्या वो प्रोपोर्शनेटली उसकी क्रैक ब्रिजिंग कैपेसिटी है। ऐसा तो नहीं कि वो क्रैक तो ब्रिज कर गई बट वो सरफेस से डिबॉन्ड हो गई, तो मेरा पर्पस अल्टीमेटली डिफीट हो जाता है वाटर प्रूफिंग का। तो इसीलिए सारे पैरामीटर्स के अंदर जो है एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। मुझे सिर्फ एक फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट नहीं बेचना। अगर मैं बोलूँ तो मुझे उस प्रोडक्ट के साथ गुलेल बना के नहीं खेलना है करके। वंडरफुली एक्सप्लेन कि मतलब सिर्फ इलोंगेशन मैटर नहीं करती, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। डिपेंड करता है कि मेरा वो प्रोडक्ट जो है, अगर मैं मान के चलते हैं कि हम कुछ सीमेंटेशियस प्रोडक्ट की बात करते हैं और हम उसको एक वाटर बॉडी में लगाने की बात करते हैं, या हम जो है उसको एक प्लांटर में कहीं पे ग्रीन एरिया में लगाने की बात करते हैं, तो क्या मेरा वो प्रोडक्ट जो है उस प्लांटर की मिट्टी का जो है उसके अंदर कल को केमिकल्स भी आने हैं, वहाँ पे पेस्टिसाइड्स भी आएंगे, क्या वो मटेरियल मेरा एसिड रेजिस्टेंट है, क्या वो उस सरफेस को टेकअप कर सकता है, क्या उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो हमने जैसे सिंगल कंपोनेंट, टू कंपोनेंट सीमेंटेशियस प्रोडक्ट्स की बात करी, लिक्विड जो अप्लाइड की जो है सीमेंटेशियस की बात करी, तो उनकी भी एक सर्टेन लिमिटेशंस हैं। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव हुई, लिक्विड मेम्ब्रेन्स आई। अब लिक्विड मेम्ब्रेन्स में जो हैं बिटुमिनस मॉडिफाइड पॉलीयूरेथेन्स और एक्रेलिक्स आए। अब लिक्विड मेम्ब्रेन जिनको हम कहते हैं, टिपिकल टर्मिनोलॉजी, क्योंकि पहली चीज़ जब आ जाती है तो हम एक जेनरिक उसको एक लिक्विड मेम्ब्रेन कह देते हैं। हालांकि हम कहें तो सिंगल कंपोनेंट, टू कंपोनेंट भी सारी लिक्विड मेम्ब्रेन्स ही हैं, बट इवेंचुअली जिसको हम लिक्विड मेम्ब्रेन आज की डेट में कहते हैं, दैट इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एक्रेलिक्स और पीयू। तो पीयू में बिटुमिन का पंच दे के साथ में जो है उसमें वो आपका मटेरियल और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है। डिपेंड करता है मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि अगेन उसकी टेंसाइल कितनी है, उसकी क्रैक ब्रिजिंग कितनी है, और एट द सेम टाइम इलोंगेशन कुछ हद तक उसमें मैटर करती है। इलोंगेशन अगर मुझे 1000% इलोंगेशन भी प्रोडक्ट अचीव करना है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि उसकी टेंसाइल और उसकी क्रैक ब्रिजिंग मेंटेन करना वो बहुत ज़रूरी है। मुझे सिर्फ प्रोडक्ट को खींचना नहीं है। तो लिक्विड मेम्ब्रेन्स जो हैं वो हम बात करें तो रिकमेंड की जाती हैं, छोटे प्लांटर्स आपके हो जाते हैं, कोई लाइव सॉइल एरियाज़ आपके आ जाते हैं, वहाँ पे आपकी लिक्विड मेम्ब्रेन्स जो हैं डेफिनेटली काम करती हैं। अगर हम एक स्विमिंग पूल्स की बात करते हैं तो स्विमिंग पूल्स में ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ वाटर प्रूफिंग की कोई बहुत ही हाई एंड प्रोडक्ट लगाना है। वहाँ मेरा टू कंपोनेंट सीमेंटेशियस ही काम करता है अच्छा खासा करके, मुझे उसमें एक्स्ट्रा पैसे खर्चने की ज़रूरत क्या है। तो एज आ राइटली सेड कि उसमें जब स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि ऑप्टिमम प्रोडक्ट सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्विमिंग पूल बनाने में जो है आज 20-25 लाख रुपए लगा रहा है तो मैं उसको जो है 150-200 रुपये फुट की जो है वाटर प्रूफिंग दे दूं क्योंकि ये पैसे खर्चने की सक्षमता रखता है। अगर मेरा काम वो 50 रुपये की चीज़ में हो सकता है तो मैं उसे 200 रुपये की चीज़ पे क्यों लेके जाऊँ। मतलब इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि सबसे महंगा जो प्रोडक्ट है, महंगी जो मेम्ब्रेन है, लिक्विड मेम्ब्रेन भी हो तो वही बेस्ट है हर चीज़ के लिए। हाँ। ये कभी नहीं होता। प्रोडक्ट का प्राइस जो है उसकी मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसके रॉ मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करता है। बट ऐसा नहीं है कि आपका महंगा प्रोडक्ट जो है वो ही बेटर है करके। जिस जगह पे मेरा सस्ता प्रोडक्ट चल सकता है और उसकी वायबिलिटी और उसकी वर्केबिलिटी आती ही उसी से ही है, तो मैं अननेसेसरी उस चीज़ में महंगा प्रोडक्ट लगाऊं ही क्यों। आप देखिए, आप क्लाइंट के साथ भी अपनी लॉयल्टी तभी मेंटेन कर सकते हैं जब आप उसको एक राइट बजट पे राइट प्रोडक्ट दें। वो आपको आज नहीं याद करेगा। मेरा कई बार लोग मुझसे रेफरेंस पूछते हैं करके कि जी कुछ लोगों का, अपने कुछ क्लाइंट्स का रेफरेंस दीजिए। एंड ट्रस्ट मी, हमारे क्लाइंट्स को जब फ़ोन किया जाता है तो जब उनसे पूछा जाता है जी आपने वाटर प्रूफिंग कराई थी, कहते हैं जी हाँ कराई तो थी। कहते जी किससे कराई थी, कहते जी प्रॉब्लम नहीं आई इसलिए याद तो नहीं किससे करवाई थी करके, पर कोई थे तो सही करके, बट प्रॉब्लम हमें नहीं आई इसलिए नहीं कराई। कहते जी आपका नंबर जो है ये रैडको से, दीक्षित जी से मिला है करके। कहते हैं हाँ कुछ याद तो आ रहा है ऐसे से। तो मैं इस चीज़ में प्राउड फील करता हूँ करके कि आज अगर 10-15 साल बाद वो मेरा नाम इसलिए नहीं याद रख रहा कि उसको प्रॉब्लम नहीं आई है, तो मैं कहता हूँ कि ये मेरे लिए वो अचीवमेंट है। वो मुझे याद रखे का मतलब है कि मेरी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई थी, तो इस वजह से वो मुझे याद रख रहा कर रहा है और वो मुझे रेगुलर अप्रोच कर रहा है कि जी इसे ठीक करो। तो मैं उस तरीके से, मैं को कहते हैं बदनाम होने में भी नाम होने का वो सपना नहीं है। नाम तभी हो करके जब नाम है। या नाम ना हो वो भी बेटर है।
हम बात करते हैं लिक्विड मेम्ब्रेन्स के बाद, अगर हम बात करते हैं आज की डेट में जो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो सिंगल कंपोनेंट पीयूज़ भी आ गए हुए हैं। जो पॉलीयूरेथेन्स की हम बात करें, सिंगल कंपोनेंट पॉलीयूरेथेन्स जो हैं, अगर हम बात करें तो कुछ ही है कंपनीज़ हैं जो कि इंडिया में उसको फॉर्मुलेशंस कर रही हैं, बिकॉज रॉ मटेरियल जो है मैक्स जो मेजर रॉ मटेरियल रहता है पॉलीयूरेथेन का, वो इम्पोर्ट ही किया जाता है आज भी। अभी तक जो है इंडिया में सिर्फ एक आध कंपनी है शायद जो जिन्होंने प्रोडक्शन कुछ स्टार्ट की है पॉलीओल्स की। बाकी जो है इसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाता है और यहाँ पे फॉर्मुलेशंस की जाती हैं उसकी। अब पॉलीयूरेथेन की अगर मैं बात करता हूँ तो पॉलीयूरेथेन में एक सबसे अच्छी जो कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर बात करूँ तो क्रैक ब्रिजिंग इज़ ब्यूटीफुल। अगर मैं बात करूँ तो एज़ कम्पेयर टू अ पॉलीमर कोटिंग, जो आपकी एक्रेलिक पॉलीमर्स की मैं बात करूँ तो 0.5-0.6 mm की क्रैक ब्रिजिंग से होके अगर आप देखते हैं तो 1.8 to 2 mm तक की क्रैक ब्रिजिंग पॉलीयूरेथेन्स में आ जाती हैं। अगर हम बात करते हैं पॉलीयूरेथेन्स में ही अब एक और रिफाइंड वर्जन आ गया है 2 कंपोनेंट पॉलीयूरेथेन्स का, जिसमें हम बात करें तो अगर हम बड़े स्पैन्स की बात करते हैं, बड़े एरियाज़ की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली बड़े स्ट्रक्चर्स, अगर हम बड़ी स्लैब्स की बात करें तो वहाँ पे स्ट्रक्चरल मूवमेंट्स भी अकॉर्डिंगली इतनी रहती हैं करके कि प्रोडक्ट की सिलेक्शन ऐसी होनी बड़ी ज़रूरी है जहाँ पे कि आपका प्रोडक्ट उस तरीके से परफॉर्म करे कि उस स्ट्रक्चरल मूवमेंट को, अगर कहीं पे कुछ मूवमेंट क्रैक्स आते हैं या ट्रैवलिंग क्रैक्स आते हैं तो आपका प्रोडक्ट, अगेन जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि उसके अंदर वो क्रैक ब्रिजिंग कैपेसिटी जो है, अगर 2 कंपोनेंट पॉलीयूरेथेन्स की मैं बात करूँ तो 4 to 8 mm, और कॉम्बिनेशंस में अगर मैं बात करूं तो कई बार 8 to 10 mm तक की भी क्रैक ब्रिजिंग्स हैं। तो अगेन पॉलीयूरेथेन्स को कुछ कंपनी सेल करने के लिए कि जी हमारा 700%, 1000% इलांगेशन है, तो मैं कई बार लोगों को समझाता हूँ जी मेरी बिल्डिंग को किसी ने बम लगा के उड़ाना नहीं है कि हमारी कोटिंग जो है उसको बांध के रखे। स्ट्रक्चर के अंदर जो है अगर 10-15% की भी मूवमेंट होती है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी मूवमेंट है। इतनी भी मूवमेंट आ जाए, अगर एक 6 to 7 रिक्टर स्केल पे जो है अगर एक मूवमेंट हो जाती है करके, तो उसमें भी जो क्रैक डेवलप होगा वो मेरा कुछ ऐसा नहीं है करके कि जी मेरी बिल्डिंग को गिरा ही देगा बिल्कुल ही जो है, तो मेरी कोटिंग्स ने नहीं उसको बचा के रखना। तो इवेंचुअली फ्लेक्सिबिलिटी, इलॉन्गेशन की सिर्फ बात ना करें, टेंसाइल की और साथ में जो है क्रैक ब्रिजिंग की भी ज़रूर बात करें। तो अगर मैं यूजेबिलिटी की बात करूं तो सिंगल कंपोनेंट एक्रेलिक कोटिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो वही मटेरियल्स जो हैं आपके बाथरूम्स, छोटी बालकनीज़ को टेकअप करने के लिए, या आपके किचन एरियाज़ को या छोटी टेरेसेस को टेकअप करने के लिए दे आर गुड। तो अगर हम 2 कंपोनेंट पॉलीमर्स की बात करते हैं, एक्रेलिक कोटिंग्स की बात करें 2 कंपोनेंट की, तो यही एरियाज़ हैं जहाँ पे आपके बाथरूम्स, बालकनीज़, किचन एरियाज़, छोटी टेरेसेस टू द ट्यून ऑफ से 2 से 2,500 स्क्वायर फीट तक जो है, दीज कोटिंग्स आर गुड। हमने जो अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ, नो डाउट द कंपनी से कि भाई ठीक है हम इसको 10,000 स्क्वायर फीट तक भी लगा सकते हैं, बट हमने थोड़ा सा अपने हम वर्किंग की बात करें तो हमने एक क्राइटेरिया बना रखा है करके कि ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको बोला करके कि अगर मेरा क्लाइंट पे करने की कैपेसिटी रखता है तो हम उसको हाई एंड प्रोडक्ट्स दे दें, बट हमने एक क्राइटेरिया बनाया है कि हम 2 से 2,500 स्क्वायर फीट तक हम पॉलीमर कोटिंग्स में जाते हैं। 5,000 स्क्वायर फीट तक की हम बात करें तो हम लिक्विड मेम्ब्रेन्स में जाते हैं। 5 से 10,000 स्क्वायर फीट की हम बात करें तो हम सिंगल कंपोनेंट पॉलीयूरेथेन्स में जाते हैं, और 10,000 स्क्वायर फीट से प्लस की हम बात करें तो हम 2 कंपोनेंट पॉलीयूरेथेन्स में जाते हैं। बिकॉज इसी के अकॉर्डिंगली ही आप देखेंगे कि जो स्लैब साइज़ के अकॉर्डिंगली ही आपकी स्ट्रक्चरल मूवमेंट्स होती हैं, और इन प्रोडक्ट की सिलेक्शन भी हम उसी हिसाब से करते हैं कि किसकी कितनी क्रैक ब्रिजिंग है, किसकी कितनी टेंसाइल है, क्या वो उस सरफेस के ऊपर सस्टेन करेगा कि नहीं, और सबसे बड़ी चीज़ है यूजेज की, कि मेरी यूजेज कहाँ आ रही है। अगर मेरी वो एक नॉर्मल वॉकेबल टेरेस ही रहनी है तो मुझे इतना हाई एंड प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी एक 2,000 स्क्वायर फीट की ही टेरेस है जिसके ऊपर टेरेस गार्डन आना है, तो वहाँ पे मैं पॉलीमर कोटिंग नहीं सजेस्ट कर सकता। वहाँ मुझे जो है या तो मैं लिक्विड मेम्ब्रेन्स पे जाऊँ या मैं एटलीस्ट सिंगल कंपोनेंट पॉलीयूरेथेन्स पे जाऊँ, ताकि उसके अंदर जो है गार्डन है अगर, या उसके अंदर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वहाँ पे वो रहे, तो हम प्रोडक्ट की सिलेक्शन उस तरीके से करते हैं। अगर मैं जैसे बड़े रिलेटिवली बड़े रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की बात करूं, जैसे कि फार्म हाउसेस, तो फार्म हाउसेस पे जनरली क्योंकि बड़ा साइज़ की छत होती है तो उसमें जो स्पेसिफिकेशन होती है वो भी जनरली सुपीरियर स्पेसिफिकेशन होती है एक नॉर्मल आपके 1,000-2,000 फुट वाले घर से। तो आप कैसे उसको अलाइन करते हो? क्लाइंट के बजट कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, तो उससे कैसे हम लोग अलाइन करते हैं कि उसको सही प्रोडक्ट भी जाए, सुपीरियर प्रोडक्ट भी मिले जो उसकी रिक्वायरमेंट है और उसके बजट से भी फिट हो? देखिए बेसिकली जो है, अगर मैं फार्म हाउसेस टाइप के या अगर एक थोड़े हाई एंड क्लाइंट की मैं बात करूं, तो उनको सबसे पहले जो है एक ये चीज़ समझानी बहुत ज़रूरी है
कि कॉन्सेप्ट जो है वाटरप्रूफिंग की कॉस्ट वर्सेस द फिनिशिंग कॉस्ट। आज अगर मेरा जो है वाटरप्रूफिंग की कॉस्ट अगर x है, तो मेरी फिनिशिंग की कॉस्ट जो है बेयर मिनिमम जो है वो 5x है ही है। अगर आज मेरी फॉर एग्जांपल 100 रुपये की वाटरप्रूफिंग होती है, तो उस एरिया को फिनिश करने की कॉस्ट जो है 500 रुपये स्क्वायर फीट की मिनिमम है। तो एक हाई एंड क्लाइंट को भी ये समझाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देखिए आप मार्केट में बैठे हैं, जब आप एक कंस्ट्रक्शन साइट चला रहे हैं करके, तो ऑब्वियसली आपके पास हर तरह का वेंडर अपने आप पहुंचता है अपनी प्रोडक्ट अपनी सर्विसेज बेचने के लिए। तो वो हर कैटेगरी का आपके पास वेंडर पहुंचता है, वो लो एंड से लेके और हाई एंड तक कस्टमर्स भी जो वेंडर्स हैं वो भी आप तक पहुंचते हैं। तो जब आप एक मार्केट में ऐसे सिनेरियो में बैठे हैं, तो आपके माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत लोग आपको टच बेस कर रहे होते हैं। तो आपको एक ये देखना है करके कि आप उस क्लाइंट को अपनी तरफ तभी अट्रैक्ट कर सकते हैं कि आपको जो एक हाई एंड स्पेसिफिकेशन दी हुई है, क्योंकि उनका स्लैब साइज़ बड़ा है और एज़ कम्पेयर टू से पॉलीमर कोटिंग का अगर हम एक हाइपोथेटिकली कहते हैं 50 रुपये स्क्वायर फीट का है, और हम एक 2 कंपोनेंट पॉलीयूरेथेन की बात करें तो वो शायद 150 रुपये है या 100 रुपये स्क्वायर फीट अगर है, तो सीधा डबल या ट्रिपल कॉस्ट पे उनको कन्विंस करने का तरीका सबसे पहले यही है करके कि सर आज आपका जो वाटरप्रूफिंग की कॉस्ट में आप यहाँ सेविंग करते हैं, तो आप ये मान के चलिए करके कि आपको इसका 10x कि बेयर मिनिमम आपको इसकी 50 रुपये की चीज़ के ऊपर पहले 500 रुपये की अपनी फिनिशिंग को पहले तोड़ना पड़ेगा, वापस खाली करके फेंकना पड़ेगा, फिर आप इसके अंदर वही 100 रुपये वाली चीज़ को करवाएंगे या 150 वाली चीज़ को करवाएंगे और फिर से 500 खर्चेंगे। तो अगर आप देखें तो आपकी वाटरप्रूफिंग कॉस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स जो है वो 20x हो गई। वो 20 गुना पैसे उनके लग जाते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से जो एक्चुअल स्पेसिफिकेशन पे वापस लाने के लिए। तो इन चीज़ों पे जो है लोगों का एक ध्यान लाना बहुत ज़रूरी है करके कि किस जगह पे क्या प्रोडक्ट स्पेसिफाई किया जाए या यूज़ किया जाए करके, कि उनको एक डिसेंट टाइम में देखिए आप, मैंने जैसे इनिशियली पहले बोला करके कि बिल्डिंग जो आप बना रहे हैं वो इनिशियली 100 साल का सोच के बना रहे हैं। ठीक है, आज का ट्रेंड ये है मार्केट का करके कि आप 20 से 25 साल में डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती जा रही है, मतलब चेंज होती जा रही है कि आप 20 से 25 साल में वैसे ही एक टेस्ट के अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर तोड़ देते हैं। बट अगर मैं एक पुराने टाइम की बात करूं, तो जो 100 साल के लिए डिज़ाइन किया हुआ स्ट्रक्चर अगर जस्ट बिकॉज ऑफ फॉल्टी वाटरप्रूफिंग अगर वो 1/4 लाइफ पे आ जाता है, तो उसमें कोई सेंस नहीं बनती कि आप बहुत छोटी सी चीज़ को बचा के जो है आप अपनी स्ट्रक्चर की लाइफ को 1/4 लाइफ पे लेके आ रहे हैं। तो इन चीज़ों पे एक नो हाउ देना और उनकी पूरी एक टीम को समझाना कि इसकी वायबिलिटी क्या है, यहाँ पे पैसे क्यों लगाने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप उनको ये कंपैरिजन नहीं दिखाएंगे कि वाटरप्रूफिंग कॉस्ट वर्सेस द फिनिशिंग कॉस्ट क्या आ रही है करके, तब तक आप, अब कई बार ये होता है करके हमें क्लाइंट को कहना पड़ता है सर आप ये टाइल कितने रुपए की लगा रहे हैं, मतलब सर 300 रुपये की टाइल लेके आए। तो सर एक काम कीजिए, अगर आपका ये 100 फुट का है ना, तो एक काम कीजिए 400 फुट टाइल ले आइएगा। कई बार हैरानी में पूछते हैं किस लिए, सर क्योंकि आपको 3 बार तोड़ना पड़ेगा ना इस बाथरूम को जो है, क्योंकि आप वाटरप्रूफिंग के ऊपर पैसे जो बचा रहे हैं करके, वो 3 बार ये आपको यही सेम टाइल दोबारा तो मिलेगी नहीं। तो एटलीस्ट आप इतना एक मटेरियल ला के रखिए, बिकॉज बाद में आपको सेम ग्रेड की टाइल मिलेगी नहीं। तो ये चीज़ का उनको जब तक समझाते नहीं है, एक फियर फैक्टर जब तक, जबकि हम इस चीज़ को हम कहते हैं जेन्युइन फियर फैक्टर, हम उनके अंदर वो नहीं लेके आते, तो वो रियलाइज़ नहीं होता कभी भी। पर फिर आजकल ब्रांड्स आ रहे हैं और कह रहे हैं बिना तोड़ फोड़ के वाटरप्रूफिंग आपकी हो जाएगी। सर ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ये एक सेलिंग टैक्टिक्स, एक सेलिंग टर्मिनोलॉजीज़ हैं। आप देखें तो प्रैक्टिकली जो है कभी भी ऊपर से लोगों ने तो ये भी कहा है करके कि टाइल ही अपने आप में वाटरप्रूफ है, बट जब आप प्रैक्टिकली देखें तो कभी भी जो आपकी वाटरप्रूफिंग कोटिंग्स की जो एफिशिएंसी जो आती है या एफिकेसी जो उसकी आती है करके, वो आप देखें तो वो आपकी मदर स्लैब पे ही आती है, कंक्रीट स्ट्रक्चर पे ही आएगी। ऊपर से आप कुछ भी कर रहे हैं करके तो वो आपका एक सुपरफिशियल हो रहा है, बट उसकी लाइफ नहीं है, बिकॉज उसका वेयर एंड टेयर इतना है। आप उसके ऊपर वॉकिंग, आपका फुट मूवमेंट ट्रैफिक है, आपकी सर्विसेज है, उसके ऊपर आप ड्रैग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और प्रैक्टिकली जो है वो उस चाहे टाइल्ड सरफेस है या मार्बल सरफेस है, उनके ऊपर वो कोटिंग्स कितनी अच्छे से बॉन्ड कर रही हैं और कैसे परफॉर्म कर रही हैं, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क एज ऑन डेट ऑल्सो। देर आर ब्यूटिफुल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल कि आप उसको डायरेक्टली उस सरफेस, एग्जिस्टिंग सरफेस के ऊपर कर दीजिए, बट अगेन अगर आप उस एक्चुअल परफॉर्मिंग प्रोडक्ट को देखें तो उसकी कॉस्ट को अगर आप देखते हैं करके, तो वो आई थिंक मे बी से 4x 5x है एज़ कम्पेयर टू कि आप उसको तोड़ के प्रॉपर आप मदर स्लैब के ऊपर जाके ट्रीटमेंट कर लें, तो वो शायद आपको सस्ती पड़ेगी, बिकॉज वो इतनी हाई एंड टेक्नोलॉजी है।
जो कि मैं बोलूँ तो हमारे देश में यहाँ पे उस चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी भी शायद ही कभी आए करके, क्योंकि लोग यहाँ पे देखते हैं कि लेबर सस्ती है। अगर हम कहीं फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पे क्योंकि लेबर महंगी है तो इसलिए उन्हें लगता करता है कि ओवरनाइट जो है ये काम ख़त्म करो, तो यहाँ पे लेबर का पार्ट अगर सेव होता करता है तो हमारे लिए वो बहुत है। इंडिया में लेबर क्योंकि चीप है तो इसीलिए जो है यहाँ पे ये रहता है करके कि कोई बात नहीं, तोड़ के दोबारा भी करवा लेंगे, तीसरी बार भी करवा लेंगे तो वो फिर भी सस्ता पड़ेगा। तो जैसे इसमें काफ़ी इनोवेशन हुई है मटेरियल्स के अंदर, एप्लीकेशन की टेक्नोलॉजी में, मटेरियल की टेक्नोलॉजी में, तो आपको क्या लगता है सारी इनोवेशन ने कैसे इंडस्ट्री को, वाटरप्रूफिंग इंडस्ट्री को इम्पैक्ट किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? और कोई नई टेक्नोलॉजी है जो आपको लगता है कि कोई टेक्नोलॉजी आने वाली है या जस्ट रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है जो आपको काफ़ी एक्साइट करती है? डेफिनेटली यस। आज की डेट की हम बात करें तो वाटरप्रूफिंग की टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट आई है, इतनी ज़्यादा रिसर्च रेगुलर बेसिस पे चल रही है। अगर मैं ब्रांड्स की बात करूं, उनकी रेगुलर रिसर्च एक्टिविटीज़ इतनी चलती रहती हैं करके कि क्योंकि आज की डेट में देखिए इंटरनेट इतना ज़्यादा प्रेवलेंट है, इतना ज़्यादा कॉमन है करके कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है इट टेक्स जस्ट फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स। आप जस्ट ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन यू हैव द एंटायर टेक्नोलॉजी ऑन योर फिंगर टिप्स। तो हमारा देश आज की डेट में टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है। हमारे देश में खुद एडवांसमेंट्स इतनी ज़्यादा हो रही हैं। कुछ एक प्रोडक्ट्स ऐसे हैं येस, क्योंकि उनका वॉल्यूम यहाँ पे अभी डिमांड इतनी नहीं है इसलिए प्लांट्स अभी यहाँ पे नहीं हैं। बट येस, व्हाट आई बिलीव इज़ कि बहुत ही जल्दी जो है उन चीज़ों की भी टेक्नोलॉजी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगी। आज हम अगर एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं वाटरप्रूफिंग में, अगर हम बात करें तो क्रिस्टलाइन की बात करें। क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी जो है उसने बेसमेंट या सब स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बोलूँ तो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को इतना इम्प्रूव कर दिया, इतना ज़्यादा इन्हांस कर दिया है करके कि जब पहले हम ये सोचते थे कि हमारा कंक्रीट स्ट्रक्चर बन गया, अब इसको वाटरप्रूफ कैसे करना है, जो कि कुछ एक पार्ट पे जो है मैं कहूँ कि रेमेडियल होता था, आज की डेट में आप उसको प्रिवेंटिव कर सकते हैं। आप अपने स्ट्रक्चर्स को ही इम्पर्वियस कर सकते हैं। क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आपकी कंक्रीट में ही मिक्स होके आपके स्ट्रक्चर्स को पूरा इम्पर्वियस कर रही है। जहाँ पे आपके फ्लोर और वॉल के जॉइंट्स आते हैं वहाँ पे स्वेलेबल वाटर बार्स आते हैं, जो कि बात पहले आप इंजेक्शन ग्राउटिंग से जो है उन पिन होल्स को जो है ब्लॉक करते थे, वो भी जहाँ आती थी प्रॉब्लम वहाँ पे एरिया स्पेसिफिक आप ब्लॉक करते थे। आज की डेट में वो जॉइंट्स, जो कि एक सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है लीकेज की जो है, वो उन फ्लोर और वॉल के जॉइंट्स जहाँ पे आते हैं उन जगहों पे आप स्वेलेबल वाटर बार्स लगा के उन जॉइंट्स को पूरा मोनोलिथिकली पैक कर सकते हैं कि जब भी आपका पानी आएगा वहाँ पे स्वेल होके, मटेरियल स्वेल होके और इवेंचुअली आपका जो है वो पूरे होल को और आप उस कैविटी को पूरा क्लॉट कर देता है, ताकि आपके पानी की एंट्री वहाँ पे हो ही ना। बिकॉज आप प्रैक्टिकली अगर देखें तो फ्लोर और जो आपकी बेसमेंट स्ट्रक्चर्स की हम बात करें तो आपका राफ्ट और रिटेनिंग वॉल का जॉइंट ही एक ऐसा सबसे ज़्यादा वल्नरेबल एरिया है जहाँ पानी एक्यूमुलेट होके सबसे ज़्यादा हेड प्रेशर वहीं होगा और पानी ने वहीं से अंदर आना है। इफ़ यू टॉक अबाउट द ड्राइएस्ट एरिया ऑल्सो, जहाँ पे पानी वाटर टेबल इज़ वेरी लो, वहाँ पे भी बारिश का पानी सबसे ज़्यादा जो स्टेगनेट होके और वहाँ पे जब एक्यूमुलेशन होगी तो वो उसी पॉइंट पे जाके होगी जहाँ पे आपका फ्लोर और वॉल का जॉइंट है। तो वहाँ पे आप स्वेलेबल वाटर बार्स लगा देते हैं, या जितने भी आपके कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आ रहे हैं जो शटरिंग के आपके जॉइंट्स हैं वहाँ पे आपके वाटर बार्स आ जाते हैं, तो आपकी सरफेस जो है वो पूरा जो एरिया है वो पूरा एक कम्प्लीटली वाटर टाइट हो जाता है। इसी तरह से मैं और प्रोडक्ट्स की अगर बात करूँ करके तो कंक्रीट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए अब कुछ एरियाज़ में आपने देखा है करके कि आज हमारे यहाँ इंडिया में हम बात करें तो हमारी कंस्ट्रक्शन जो है मैक्सिमम ग्राउंड वाटर से होती है। कुछ हमारे जो है गवर्नमेंट नॉर्म्स की वजह से या कुछ जो है करके, तो कंस्ट्रक्शन सारी जब भी आप देखेंगे तो वो सारी जो है ग्राउंड वाटर से ही होती है। अब ग्राउंड वाटर के अंदर ही अगर आपको सॉल्ट कंटेंट इतना है, हार्ड वाटर अगर है, तो आज की डेट में ऐसे केमिकल्स भी आ रहे हैं करके जो आपके पानी की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर रहे हैं और साथ के साथ ही आपके स्ट्रक्चर को भी वाटरप्रूफ कर रहे हैं। तो इस तरह की भी टेक्नोलॉजी है जो कि आज की डेट में क्रिस्टलाइन को भी रिप्लेस कर रही है, बिकॉज द टेक्नोलॉजीज आई वुड से इज़ एक्सपैंडिंग एट सच अ पेस कि वो इतनी जल्दी जो है एक से दूसरे प्रोडक्ट को जो है सुपरस्क्राइब करती जा रही है करके कि आप देखेंगे करके कि आज आपने एक प्रोडक्ट लगाया जो कि आपके हिसाब से आज बेस्ट है, कल आपको उससे और बेटर प्रोडक्ट मिल जाता है। तो दैट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। बट ये है करके कि येस, दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। हम बात करते हैं अगर जॉइंट टेप्स आज की डेट में आ गई हैं जहाँ पे आपका फ्लोर और वॉल का जॉइंट आता है। कंक्रीट आपकी जो स्लैब की हम बात करें, कंक्रीट स्लैब्स हैं,
अगर हम बात करते हैं उसके साथ ब्रिक की वॉल्स आपकी अगर आ रही हैं तो दोनों का कोएफिशिएंट अलग है, दोनों की मूवमेंट जो है वो अलग अलग होनी है। अब उन एरियाज़ के लिए जो है जॉइंट टेप्स दी जाती हैं। अब जॉइंट टेप्स आज की डेट में टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप जो पहले जहाँ पे हमारे गोला जिसको कहते हैं कॉनकेव फिलेट्स बनाए जाते थे, उनके अंदर क्योंकि विंड प्रेशर, हम बालकनीज़ की बात करें या टेरेस के पैरापेट वॉल्स की बात करें, तो वहाँ पे विंड मूवमेंट इतनी रहती है करके कि हमेशा जो है वाइब्रेशन रहती है वॉल में। तो वहाँ पे क्यों आपका जो कंक्रीट का या आपका जो सीमेंट सैंड मोर्टार का जो मसाले का आपका गोला बनता था वो इतना रिजिड हार्ड होता था करके कि उसके अंदर क्रैकिंग आ जाती थी। उसका सब्स्टिट्यूट जो है आज की डेट में जॉइंट टेप्स हैं। तो आप इस जॉइंट टेप का कुछ सैंपल लाए हैं, सैंपल दिखा सकते हैं जो कि किस तरीके से काम करता है ये? देखिए ये बेसिकली जो है जॉइंट टेप्स हैं। आप अगर देखें तो आप इसको इस तरीके से जो है अगर फ्लोर वॉल के जंक्शंस पे लगा देते हैं 90 डिग्री पे, ये टाइल एडेसिव्स के साथ लगता है। और अगर आप इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखें तो अगर आपकी वॉल, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है कि अगर आपकी वॉल कभी 90 डिग्री अगर टॉपल भी हो जाती है तो भी आपका एटलीस्ट जॉइंट का फेलियर नहीं होगा, बिकॉज इसके अपने आप में मटेरियल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि ये एज इट इज़ रहेगा। और इसका एक सबसे बड़ा इंटैंजिबल बेनिफिट अगर मैं बोलूँ तो वो ये है कि गोला जब बनाया जाता था वाटर प्रूफिंग के टाइम पे, जब बाद में स्टोन या टाइल लगाने वाला जब काम करता था, उसको जब वो गोला उसके हिंड्रेंस क्रिएट करता था, वहाँ पे उसके काम करने के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता था, तो वो गोले को काट देता था। इस टेक्नोलॉजी से आपकी वो कटिंग का भी पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाता है करके कि वहाँ पे जो है आपका कहीं पे वो ऐसा कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बन रहा जिसकी वजह से उसकी टाइल का जो है गुनिया ना बैठे। तो ये 90 डिग्री पे जो है आपकी ये टेप लग रही है तो आपको कहीं पे भी कोई हिंड्रेंस नहीं आ रही है आपकी टाइल के जॉइंट्स को मैच करने में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के। अच्छा, तो इसमें मतलब गोला बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ओके, इंटरेस्टिंग। कोई और भी है इसमें, आप कोई और प्रोडक्ट जो दिखाना चाहते हैं? मैं बात करूं तो आज की डेट में पाइप कॉलर्स आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे कोर कटिंग का जो है एक रिवाज बहुत कम है कि ऑल ऑफ अ सडन याद आता है कि एक पाइप यहाँ से उतारनी है, तो उसके लिए कोर कटिंग की मशीन लाने से और उसको बंदे किसी स्पेशलाइज एजेंसी को बुलाने से बेटर वो कहते हैं कि मैनुअली खुड्डा काट दो। तो वो 4 इंच की पाइप के लिए जो है वो 7 से 8 इंच का या 6 इंच का खुड्डा काट दिया जाता है, जो कि इरेगुलर होता है, जो कि कंक्रीट को पूरा डी शेप कर देता है। अब माइक्रो कंक्रीट से उन जॉइंट्स को सील करने की टेक्नोलॉजी तो है, बट अगर हम बात करें तो उसको प्रॉपर तरीके से उस एरिया को माइक्रो कंक्रीट से आपने पैक तो कर दिया, बट आपकी न्यू से ओल्ड कंक्रीट का जो जॉइंट है उसको पैक करने के लिए जो है पाइप कॉलर्स आज की डेट में अवेलेबल हैं। अगर आप देखें तो ये पाइप कॉलर्स हैं। अगर आप इन पाइप कॉलर्स की बनावट ही देखेंगे करके तो अगर आपकी पाइप के ऊपर आ जाता है तो ये रबर बैंड जो है ये बेसिकली आपकी पाइप के ऊपर चढ़ जाता है और ये पूरा जो है आपका ये इम्पर्वियस मटेरियल है, ये पूरा का पूरा आपके उस जॉइंट को सील कर देता है। तो ये एरिया जो कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, जो कि जनरली हमने देखा है करके कि प्लम्बर्स जो हैं कहते हैं सर हम अपने आप रोड़ी डाल के सील कर देंगे, तो जो वो रोड़ी जो कंक्रीट वो यूज़ करने की बात करते हैं वो कौन सी कर रहे हैं करके कि जो साइट पे आपके पास कन्वेंशनल शायद 6 mm की रोड़ी, जीरा रोड़ी जिसको हम कहते हैं, वो हो रखी हो करके या सीमेंट सैंड मिक्स करके जो उनके पास साइट पे कॉमनली अवेलेबल है उन्होंने उसी के साथ करना है। तो उससे बेटर जो है हम इसीलिए कहते हैं कि लीव दिस जॉब टू अ वाटर प्रूफर। वाटर प्रूफिंग की गारंटी वाटर प्रूफर नहीं देनी है, प्लम्बर नहीं देगा आपको उसकी गारंटी, या मेसन नहीं देगा। कल को पाइप के आसपास से भी लीकेज होता है तो अल्टीमेटली वाटर प्रूफिंग पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हम बात करते हैं, कई बार आपने देखा होगा आज की डेट में स्काईलाइट्स प्रेवलेंट हैं, तो अगर कहीं पे आपके स्काईलाइट्स बन रहे हैं या डोम्स कहीं पे आपके आ रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है कि आपकी कंक्रीट की स्लैब है, उसके ऊपर आपका मेटल का सेक्शन आ रहा है, उसके ऊपर आपका ग्लास आ रहा है। अब ये 3 चीज़ें अलग हो गई, नीचे आपकी कंक्रीट है, बीच में आपका मेटल है, उसके ऊपर आपका ग्लास है। अब इन तीनों चीज़ों को बॉन्ड करने के लिए और वाटर टाइट करने के लिए आपको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कि इन तीनों के साथ बॉन्ड करे। तो इन तीनों को बॉन्ड करने के लिए भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं करके, जो कि अगर मैं बोलूं कि आपकी तीनों सर्फेसिस को, कंक्रीट को, मेटल को और ग्लास को, तीनों को सील कर सकते हैं। इस तरह की भी टेक्नोलॉजी है ताकि आपकी ये पूरी तीनों चीज़ें टेकअप होके और आपका पानी कभी रिसे ना। आपने ब्यूटिफिकेशन के लिए स्काईलाइट तो बना लिया, कल को उस जगह से जब लीकेज होती है और आप अगर जो है 20 या 30 फीट के नीचे ग्राउंड लेवल से हम बात करें तो 20 या 30 फीट की हाइट पे उसको बाद में एक्सेस करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
तो वाटर प्रूफिंग उस टाइम पे मेजर रोल प्ले करती है। कई बार क्या होता है, स्काईलाइट बनाने वाले कहते हैं जी हम अपने आप कर लेंगे, अब वो कितनी टेक्नोलॉजी उनके पास अवेलेबल है कि नहीं है। व्हाट वी हैव सीन, हमारे पास जो केस स्टडीज़ कितनी बार ऐसी हम लोग, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ करके, कि लोगों को हमने कहा कि सर ये लीक करेगा, उस टाइम पे नहीं अगर मान रहे हैं करके, तो वो 6 महीने बाद जब पूरा स्ट्रक्चर भी ख़राब हो गया, पेंट ख़राब हो गया, सब कुछ हो गया, तब उसके बाद याद आया कि आपने ठीक कहा था, आ जाओ और अब उसको ठीक करो। अब उस ठीक करने में जो है उस ट्रीटमेंट की कॉस्ट उतनी नहीं है जितनी स्कैफोल्डिंग और उसकी रीच तक वहाँ पे पहुँचने के लिए जो है उसका सिस्टम जो अरेंजमेंट करने के लिए जो है उसकी कॉस्ट है। तो वो अपने आप में बहुत बड़ी कॉस्ट आ जाती है, और उस टाइम पे रहते हुए घर में जो है उसको करवाना जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इन चीज़ों को टाइमली गाइडेंस देना जो है क्लाइंट को, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा जनरली जो है वाटर प्रूफिंग की जब बात की जाती है वो तब की जाती है जब स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका होता है। हम हमेशा कहते हैं करके कि आप वाटर प्रूफिंग को भी तब प्लान कीजिए जब आप स्ट्रक्चर को प्लान कर रहे हैं टेबल पे बैठ के कंसल्टेंट के साथ। जिस टाइम पे आपका बिल्डिंग का बजट बन रहा है उस टाइम पे आपका वाटर प्रूफिंग का भी बजट उस टाइम पे बनना चाहिए कि उसमें होना क्या है। बिल्कुल सही बात है। तो इसी तरीके की जब टेक्नोलॉजीज़ आप स्टार्टिंग से ही प्लान करके चलते हैं तो आपको दिखता है कि लास्ट तक आते आते तक आपका स्ट्रक्चर जो है वो 100% वाटर प्रूफ है, और मुझे लाइफ लॉन्ग कभी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसके लिए प्रोडक्ट तो जो मेजर रोल प्ले करता सो है ही है, साथ में आपका कॉन्ट्रैक्टर, आपका जो वाटर प्रूफर है, वो कितना उसको नो हाउ है, वो कितनी एक्सपर्टीज़ उसके अंदर है, कितना टाइम का एक्सपीरियंस है, कितना वो वेल कन्वर्स्ड है आज की इंडस्ट्री के साथ जो है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम इसकी बात करें, हम जैसे नए मटेरियल्स की हम बात कर रहे थे, आज की डेट में DTM कोटिंग्स, डायरेक्ट टू मेटल कोटिंग्स आ गई हैं। आपके मेटल के ऊपर डायरेक्टली जो है वाटर प्रूफिंग कोटिंग्स हो सकती हैं करके। आप देखें तो 2 कंपोनेंट पॉलीयूरेथेन्स की बात करें, पॉलीयूरिया की बात करें, पॉलीयूरिया जो है आज की डेट में बहुत ज़्यादा इमर्जिंग प्रोडक्ट आ रहा है कर रहा है, बट क्योंकि अभी थोड़ी सी कॉस्ट जो है वो बहुत हायर साइड है, तो एक्सेप्टेबिलिटी अभी जो है वो मैं कहूँ तो गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ तो आ ही रही है। बट पॉलीयूरिया की यूजेज अगर आप देखें तो STP या ETP टैंक्स जो आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, उनमें क्योंकि स्लज जो है वो हाईली एसिटिक होता है। अब उसके साथ अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो आपकी कंक्रीट की करोजन ना हो स्लज के साथ इंटरेक्ट करके, उसके लिए पॉलीयूरिया कोटिंग्स आर वंडर्स। वो आज की डेट में बूम है अपने आप में, क्योंकि आप जब भी देखेंगे किसी सिटी का या किसी प्लांट का, किसी फैक्ट्री का या किसी हाउसिंग सोसाइटी का, या कोई एक नई अगर आप बोलें कि डेवलपमेंट कहीं पे आ रही है, उसके लिए STP टैंक जो है वो अपने आप में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि कभी भी उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि चलती हुई एक STP प्लांट को अगर हम बात करें तो आपको पूरा स्लज जो है उसको हैंडल करने के लिए एक ऑल टुगेदर डिफरेंट अरेंजमेंट करना है, तब आप उस STP टैंक को खाली करेंगे और तब आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो अनटिल एंड अनलेस के आपके पास जो है एक सेपरेट अरेंजमेंट ना हो, एक दूसरा आपका स्टैंड बाय एक यूनिट ना बना हो, तब तक आप उसको रिपेयर कर ही नहीं सकते। और इवेंचुअली क्या होगा करके, अगर आपने उसको सही से ट्रीट नहीं किया, आपकी कंक्रीट की क्वालिटी सारी रिड्यूस ख़त्म होती चली जाएगी, कंक्रीट आपकी डिटेरियोरेट हो रही है और वो ख़त्म होती जा रही है, जिसकी कॉस्ट आप सोचिए करके कि स्ट्रक्चर की कॉस्ट कितनी है वर्सेस दी वाटर प्रूफिंग कॉस्ट। तो ये सारी एडवांसमेंट्स जो हैं वाटर प्रूफिंग टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आज की डेट में इंडिया में, और ये रेगुलर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, आती जा रही हैं। अंडरस्टूड, मज़ा आ गया। आई थिंक मतलब जो भी प्रोडक्ट्स आपने दिखाए अभी, जिसके सैंपल भी दिखाया, बताया, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ये टेक्नोलॉजीज़ भी अवेलेबल हैं। एंड आप इन टेक्नोलॉजीज़ को आपने भी इंट्रोड्यूस किया है, और जो भी लोग इंट्रोड्यूस करते हैं नई टेक्नोलॉजी, मतलब मैं उनके लिए एक मतलब आई लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू देम, क्योंकि उनकी वजह से इंडिया की जो मार्केट है वो एक नेक्स्ट लेवल पे प्रोग्रेस कर रही है। अदरवाइज हम लोग सब वही कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी जो पता है उसी को ही हम लोग डाले जा रहे हैं, और हर चीज़ में हम उसी को ही कोशिश करते हैं कि एक ही प्रोडक्ट से सब कुछ ठीक हो जाए। तो दिस इज़ वेरी गुड टू नो। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जो स्मॉल एप्लीकेटर्स हैं, जो छोटे छोटे एप्लीकेटर हैं, जो कि जिन्होंने नया इस्टेब्लिश किया है, या पुराने लोग हैं जो कि अभी उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पाए हैं बट करना चाहते हैं, वो इच्छा रखते हैं एक अच्छे लेवल के एप्लीकेटर बनने की, तो उनके लिए आप कुछ एडवाइस देंगे तो वो क्या एडवाइस होगी? बड़ा सोचिए। देखिए, मैंने कभी ये नहीं कहा सोचा किया कि शायद मुझे कोई कंपटीशन देगा। मुझे हमेशा ये रहा है करके कि मैं जिसको सिखा सकूं उसको सिखाऊं, और मैंने हमेशा ये कहा है करके कि कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए।
मैंने जनरली देखा है कि जो नए प्लेयर्स आते हैं या स्मॉल टाइम प्लेयर्स जो हैं वाटरप्रूफिंग में, जितनी स्पीड से आते हैं उतनी स्पीड से जाते भी हैं। वो सिर्फ क्यों है करके कि वो, मैं हमेशा कहता हूँ वाटरप्रूफिंग में कच्चा लालच मत रखिए। अगर आप आज अपने क्लाइंट के साथ प्रॉपर एक जस्टिस कर रहे हैं, उसको एक अच्छी चीज़ दे रहे हैं, वो तभी आपके पास वो क्लाइंट मुड़ के दोबारा आएगा या उसके वर्ड ऑफ माउथ से वो रेफरेंस आपके पास आएगा। अगर आप किसी आर्किटेक्ट या कंसल्टेंट के साथ जुड़े हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए काम मत लीजिए कि आपको काम लेना है और शायद कोई 50 रुपये कोट कर रहा है तो आपने उसको 25 रुपये में या 30 रुपये में आपने वो काम उठा लिया। कंपटीशन में आके कभी, सिर्फ प्राइस कंपटीशन में आके कभी भी जो है वो काम मत लीजिए। इवेंचुअली क्या होगा करके कि आप उस काम के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, जो एग्जैक्ट क्वालिटी आपको डिलीवर करनी है वो आप नहीं दे पाएंगे। आज की डेट में इंडस्ट्री में ऐसे मार्जिन्स नहीं रह गए हैं कि आप सोचें कि 20 रुपये का खर्चा है और 50 रुपये आपने ले लिए, ऐसा नहीं है। आज की डेट में इंटरनेट ने सबको इतना सिखा दिया हुआ और मार्केट इतनी ओपन है कि हर एक के पास जो है कंपटीशन भी पूरा है, तो आप एक बड़े ही रीज़नेबल मार्जिन्स पे काम करते हैं। तो अगर कोई आपको सामने से दिखता है कि 50 में काम कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका मार्जिन जो है वो 10-15% से ऊपर का नहीं हो सकता। तो आप सोचें कि भाई ये सिर्फ केमिकल की कॉस्ट तो इतनी, मैंने अपना लेबर इतनी लगाई, इतने में हो गया, तो सस्ते में काम मत उठाइए। आप एक बार क्लाइंट को बोलिए तो सही। लोगों को मैंने देखा है करके, जब जैसे एसोसिएशन में हम बात करें करके, कुछ मेंबर्स की बात करें या कुछ नए प्लेयर्स की बात करें आते हैं, हमने ये देखा है करके कि सिर्फ ये होता है कि जी इतने पैसे कौन देता है। वाटरप्रूफिंग में हम जब लोगों को मिलने जाते हैं, जी इतने पैसे तो सुनते ही वो कहते हैं जाओ बाहर। आप कम से कम वो हिम्मत तो रखो वो पैसा मांगने की। मुझे याद है जब टाटा स्काई नया मार्केट में आया था, तो एक ऐड आई थी उसकी, तो बोला 5 रुपये का रिचार्ज होता है। बोला होता है। कहते पूछ के तो देखो, मांग के तो देखो। तो मैं सबको उस ऐड का रेफरेंस देता हूँ कई बार कि आप मांगो तो सही। आप मांगने में पीछे झिझकते क्यों, डरते क्यों? अगर आपको पता है, आपके बैक ऑफ द माइंड आपकी कैलकुलेशन क्लियर है कि आपका खर्चा अगर 40 रुपये का है तो आप 50 मांग रहे हो, आप गलत नहीं कर रहे हो। आप वो जस्टिफाइड प्राइस मांगो तो सही, उसकी जस्टिफिकेशन देने की नॉलेज और स्ट्रेंथ रखो तो सही। क्लाइंट देगा आपको वो पैसा। जब तक आप एक डिसेंट मार्जिन नहीं बनाओगे अपने काम के अंदर, आप एक अच्छा नहीं कमाओगे, आप अपनी कंटिजेंसी कॉस्ट, अपने ओवरहेड्स को, अपने एक डिसेंट मार्जिन को कैसे कवर कर पाओगे? आप अपनी इंडस्ट्री में ग्रो कैसे कर पाओगे? आप री इन्वेस्ट कैसे कर पाओगे उस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए? कुछ नया इक्विपमेंट आपने लेना है, अगर आपने कमाया ही नहीं है तो आप ग्रो कैसे करोगे? तो मैं हमेशा कहता हूँ करके कि अगर कम रेट पे या हल्के मार्जिन्स पे अगर आप करते कराते हो तो आप कभी भी जस्टिस नहीं कर पाओगे। क्लाइंट पे करने को तैयार है, आप उसको जस्टिफाई करने का दम रखो। और यही एप्लीकेशन, मतलब यही एप्लीकेटर्स जो कि कम रेट पे सीधा कोट कर देते हैं, इसी की वजह से ही मार्केट में ये परसेप्शन है कि यार वाटरप्रूफिंग तो 25 रुपये में हो जाती है। देखिए यही एक चीज़ है करके कि जब आप कम रेट ले रहे हैं तो इवेंचुअली क्या होगा कि कॉर्नर कटिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप मटेरियल में सेव करेंगे। कई बार ऐसा होता है करके कि हमारे साथ कोई नया बिल्डर अगर जुड़ता है और हम एक नई साइट उनकी स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर हमने केमिकल वहाँ पे मान लीजिए 250 kg का हमने बैरल भेज दिया, वो देख के हैरान होते हैं करके कि आप इतना केमिकल लगाओगे कहाँ? मैंने कहा सर अभी तो यहाँ पे एक और बैरल आना है आपका। कहते क्या बात कर रहे हो, जो पिछला वाला आता था वो तो 100 किलो में पूरी बिल्डिंग कर देता था। मैंने कहा सर अब आपको समझ में आया कि 25 और 50 में डिफरेंस क्या है। तो ये चीज़ समझानी बहुत ज़रूरी है करके कि केमिकल हमारा लग कितना रहा है, क्या हमारी कॉस्टिंग आ रही है। सिर्फ हमारा केमिकल की कॉस्टिंग नहीं है, हमारा मटेरियल पॉलीमर्स की हमारी कॉस्टिंग नहीं है, हमारी लेबर की कॉस्ट है, उसके ऊपर ओवरहेड्स हैं हमारा टूल्स एंड टैकल्स की कॉस्ट है, हमारा एक सेल्फ डेवलपमेंट की कॉस्ट है। मैंने देखा है कि आज की डेट में नए प्लेयर्स आते हैं, उनको लगता है कि सोशल मीडिया में बस अपना नाम क्रिएट कर दो करके कि ये हैं, जैसे विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स कुछ कंपनीज जो हैं वो ऐसी मैसिव एड कैंपेन्स रन करके उनको लगता है कि जी ये प्रोडक्ट तो हम धड़ल्ले से चला देंगे मार्केट में। बट सिर्फ सोशल मीडिया और एड कैंपेन्स नहीं हैं, आप इवेंचुअली डिलीवर क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। सिर्फ सोशल मीडिया पे हाइप करने से आपको लाइक्स फॉलोअर्स तो मिल जाएंगे, बट आपका एक जेन्युइन कस्टमर जो है, एक आपका टर्न अराउंड जो है वो आपका नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको हमारी इंडस्ट्री में जो है वो सोशल मीडिया के बदले में अगर आप देखें तो कंसल्टेंट से और वर्ड ऑफ माउथ से ही आपको रिपीट बिजनेस आता है।
वो तब तक नहीं आएगा जब आपकी पहली जॉब अच्छे से नहीं हुई होगी। तो आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, मैं कहता हूँ मोस्ट वेलकम, आइए, समझिए टेक्नोलॉजी का पूरा एक नॉलेज लीजिए कि किस तरीके से एक्सपैंड कर रही है, किस तरीके से प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को जो है पूरा इक्विप कीजिए, उसको सीखिए करके कि हम कहाँ पे किस प्रोडक्ट को स्पेसिफाई कर सकते हैं, कहाँ पे हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज क्लाइंट इज़ टोटली अनअवेयर, वो सिर्फ आपके ऊपर जा रहा है, आपने क्या बोला उस पर जा रहा है। अब जैसे कहते हैं ना करके कि एक नर्सरी के बच्चे को लगता है कि पढ़ाई यहीं तक है, जब तक वो 12th तक पहुंचता है तब उसे पता लगता है कि अरे पढ़ाई तो यहाँ तक भी है। तो क्लाइंट भी ऐसा ही है, क्लाइंट को लगता है कि आज एक मेरे सामने जो एक वाटर प्रूफर बैठा हुआ है करके कि इसी को नॉलेज है। आप ये देखिए करके कि आप उस तरीके की, उस लेवल की उसको नॉलेज दीजिए कि कल को वो दूसरे से मिले तो वो आपको ऐसा ना समझे कि ये तो वो तो बहुत ही हल्के लेवल का डिग्रेडेड बंदा था। आप अपना नो हाउ ऐसा रखिए करके कि वो लगे कि दूसरे से मिले तो वो लगे नहीं पहले वाला ही ठीक था, वो तीसरे से मिले तो भी लगे कि वो पहला ही ठीक था, जो सही नॉलेज जो उन्होंने दी थी करके। तो आप पहले ही पॉइंट पे अपने आप को ऐसा इस्टेब्लिश कर लीजिए कि वो रेपो आपकी क्लाइंट के माइंड में ऐसी बन जाए कि वाटर प्रूफर मतलब वही था। जब तक आप इस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे, आपको कंपटीशन फेस करते ही जाएंगे एंड दैट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। अंडरस्टूड। आई एम श्योर कि जो भी एप्लीकेटर्स ने आपके सजेशन सुने होंगे, ये दो आपने दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले, अगर वो इन दो का ऊपर भी वर्क कर लेते हैं तो वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे अगले कुछ सालों में पहुंच सकते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप, क्योंकि इतने साल से आपका एक्सपीरियंस वाटरप्रूफिंग में भी है और आप एज अ वाइस प्रेसिडेंट आपने वाटरप्रूफर्स एसोसिएशन में भी इतने टाइम आप रहे हैं, तो इस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी पूरी इंडस्ट्री है अगले 5 से 10 साल में किस डायरेक्शन में जा रही है? क्या देखते हैं आप अगले 5 से 10 साल में हम कहाँ पे होंगे एज एन इंडस्ट्री? देखिए, मैंने अभी शायद जिक्र किया था, हमारी एसोसिएशन जो है वाटरप्रूफर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो कुछ हद तक जो है CIDC जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़ी हुई है। हम लोग अपनी ट्रेनिंग सेशंस के लिए CIDC को अप्रोच करते हैं, हम लोग कुछ इवेंट्स के लिए CIDC को अप्रोच करते हैं। ये ऐसी नोडल एजेंसीज़ जो हैं अपने आप में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं, और इनकी स्टडीज़ जो हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड स्टडीज़ जो हैं, वो बड़ी वास्ट लेवल पे चलती हैं। तो इन्हीं के ही जो एक स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो आज की डेट में जो है हर साल कंस्ट्रक्शन जो है वो 20,000 करोड़ से ऊपर की जो है कंस्ट्रक्शन हर साल की जाती है। तो आज से अगर आप 5 साल में देखें तो 1 लाख करोड़ की कंस्ट्रक्शन जो है अगले 5 साल में होनी है। अब आप इसी डेटा को अगर रिवर्स कैलकुलेशन पे चलें, पीछे चलें, तो आज से 10 साल 15 साल पहले जो कंस्ट्रक्शन की गई थी उनको अब रिपेयर की डिमांड अब आती है करके। उनको वाटरप्रूफिंग की मैं बात करूं तो रिपेयर, जो वाटरप्रूफिंग की भी दोबारा से करने की डिमांड आती है करके, क्योंकि तब की टेक्नोलॉजी में और आज की टेक्नोलॉजी में बहुत मेजर डिफरेंस था। वो वाटरप्रूफिंग को बाय डिफ़ॉल्ट उनको रिप्लेस करना पड़ता है, उनको अपने स्ट्रक्चर्स में रिपेयर करनी पड़ती हैं। और अगर मैं आज का सिनेरियो भी काउंट कर लूँ, इसमें टोटल अप कर लूँ, तो 20,000 करोड़ की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को हम मानते हैं वाटरप्रूफिंग की जो कॉस्ट है इज़ 1% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आप ये मान के चलिए कि 2,000 करोड़ की जो है पर ईयर आपकी बेयर मिनिमम जो है आपकी वाटरप्रूफिंग इंडस्ट्री जो है ये मिनिमम आपकी चल रही है। और स्कोप इसमें आगे आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा है, जिस तरीके से डेवलपमेंट जो है अगर आप देख रहे हैं आज की डेट में कंस्ट्रक्शन में डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा होती जा रही है। इट इज़ नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू दी रेजिडेंशियल यूनिट्स। यहाँ अगर हम मास हाउसिंग की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात करते हैं करके, तो भी आप देखें तो डैम्स में, रिजर्वायर्स में, जितनी नई टाउनशिप्स आ रही हैं उनमें STP टैंक्स हैं। आप देखें तो जितने क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट मोड जो आ रहे हैं करके, चाहे मेट्रोज़ आ रही हैं या आपके बुलेट ट्रेन्स आ रही हैं, हर स्ट्रक्चर को वाटरप्रूफिंग की रिक्वायरमेंट है। शायद कई बार हम इग्नोरेंट होते हैं, एक एज अ लेमैन जो है हम लोग इग्नोरेंट होते हैं करके कि इसमें वाटरप्रूफिंग क्या करेगी। बट लेट मी टेल यू कि कोई भी स्ट्रक्चर इफ़ इट ऑल इट इज़ एक्सपोज टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, अगर वो ओपन में है तो उसको वाटरप्रूफिंग की ज़रूरत है। अगर वो मेट्रो का स्ट्रक्चर है, अगर वो बुलेट ट्रेन का स्ट्रक्चर है, तो भी उसे वाटरप्रूफिंग की रिक्वायरमेंट है। मरीन स्ट्रक्चर्स की हम बात करें, जो पानी के बीचों बीच जो है टनल्स बन रही हैं या हाईवेज़ बन रहे हैं या फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, उनको भी अपने आप में वाटरप्रूफिंग की ज़रूरत है। और वाटरप्रूफिंग की एक सर्टन लाइफ है
अगर मैं बोलूँ प्रोडक्ट वाइज अगर एक लाइफ है तो उस टेन्योर के बाद उसको री वाटर प्रूफिंग करने की भी एक रिक्वायरमेंट है। तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये चलते रहना है करके। और वाटर प्रूफिंग एज आई बिलीव जो है आगे आने वाले टाइम में जो है वो इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है करके। और क्योंकि टेक्नोलॉजी और अवेयरनेस, आई मीन मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगा करके, बट येस इन आर वाटर प्रूफर्स एसोसिएशन ऑल्सो वी आर एम्फेसाइजिंग कि हम इसकी नॉलेज और नो हाउ को जो है मासेस तक पहुँचाएँ। जहाँ पे इग्नोरेंस भी है वाटर प्रूफिंग की, पूरी इंडस्ट्री स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द कंसल्टेंट्स टू द एंड यूज़र्स, हम वाटर प्रूफिंग की रेलेवेंस को पहुँचाएँ। सही जगह पे क्या रिक्वायरमेंट किस प्रोडक्ट की कहाँ पे है, वो नो हाउ देना बहुत ज़रूरी है, और वो हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। तो येस डेफिनेटली दिस इंडस्ट्री इज़ डीम्ड टू राइज मल्टीपल टाइम्स। अंडरस्टूड। आपको इतने सारे चैलेंजेस के बीच में क्या ऐसी चीज़ है जो कि आपको ड्राइव करती है? इतने अप्स एंड डाउन्स आते हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको इस प्रोफेशन से जोड़े रखती है? देखिए बेसिकली तो जितना मैंने आपको बोला कि इग्नोरेंस जो हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है, उस चीज़ को लोगों को ज्ञान देने में और उनको अपने उन पुराने जो कोप्स में से बाहर निकालने में जो है करके, वो बहुत ही मज़ेदार रहता है। आप अगर देखेंगे करके तो जब एक किसी को आप ज्ञान देते हैं और जब आप उनका एक्सप्रेशन देखते हैं ना करके कि भाई ये तो वाकई नई चीज़ है, नया कुछ पता लगा, तो यू वोंट बिलीव हम लोग जब आर्किटेक्ट्स से मिलते हैं या कभी होता है तो बड़ी मुश्किल से कई बार टाइम लेना जो है वो होता है। हम कई बार कंसल्टेंट्स को कहते हैं सर सिर्फ 15 मिनट का टाइम दीजिए। वो पहले 15 मिनट लेना बड़ा मुश्किल होता है करके, बट जब हम बैठ जाते हैं करके वहाँ पे, तो उस 15 मिनट के 3 से 4 घंटे कैसे निकलते हैं करके, तब पता लगता है करके कि दीज आर एक्चुअल आई ओपनर्स। ये तो नया बहुत कुछ पता लग रहा है, कभी गौर ही नहीं किया इन चीज़ों के ऊपर, और वो एक्चुअल पेन जो है वो वहीं पे अटकी हुई थी, ये इस चीज़ पे तो कभी गौर नहीं किया। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे यहाँ पे मिसकंसेप्शंस जो हैं वाटर प्रूफिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को ओवरकम लोगों को उनमें से निकालना जो है वो अपने आप में ही बड़ा पैशनेट चीज़ है। वो आपको मोटिवेटेड रखता है? वो हमेशा मोटिवेटेड रखता है करके। यस, जैसे लोगों के मिसकंसेप्शंस रहते हैं करके कि हमारी कंक्रीट जो है उसको वाटर प्रूफिंग की ज़रूरत ही नहीं है, तो उनको रियलाइज़ होता है करके कि हाँ ये चीज़ तो होती है, कुछ टाइम में वाटर प्रूफिंग तो कराई थी, पर 2 साल में प्रॉब्लम क्यों आ गई? अच्छा हाँ, ये तो गौर किया ही नहीं था करके कि कितना मटेरियल लगना चाहिए था, कितना लगा था करके। अब उसकी वजह से जो है क्योंकि स्ट्रक्चर मूवमेंट हो गई करके, तो वो जो आज अच्छी वाली कंक्रीट है वो 2 साल में नहीं, वो लगता है बिल्डर की कमी थी। वो कमी किसी की नहीं थी, वो सिर्फ आपकी कमी आपकी डिसीजन मेकिंग की थी और कुछ नहीं थी। तो इसलिए जो है उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। मिसकंसेप्शन आते हैं करके कि हमारा मेसन ही जो है, हमारा मिस्त्री जो लगा है वो यही वाटर प्रूफ कर देगा। सर हम यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं, अगर मेसन ही वाटर प्रूफ कर देगा तो वाटर प्रूफर की जो टर्मिनोलॉजी है वो कहाँ जाएगी? तो वाटर प्रूफर ही वाटर प्रूफिंग कर सकता है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। बिल्डर्स की अगर हम बिल्डर लॉबी की बात करें तो उनको करना क्या है, मटेरियल लाओ, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स मिलते हैं करके वो लेके आओ और ब्रश से वो मारना ही तो है। अच्छा ऐसा नहीं होता, सरफेस प्रिपरेशन होती है, उसके बाद केमिकल कितना, जो मटेरियल्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, कितना कितने टाइम में डाइल्यूट करना है, कैसे लगाना है, ये एक प्रॉपर पूरी साइंस है, एक टेक्नोलॉजी है। तो उसको आप समझिए। अगर हमारी टीम भी प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आ रही है करके, तो उन्होंने वो टाइम इन्वेस्ट किया है, वो पैसा लगा है उसको वहाँ पे ट्रेन करने में, तो उस चीज़ की रेलेवेंस को समझिए। ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल मेसन, हमारी टीम जो है अगर एक वाटर प्रूफर की बात करें तो वो ब्रिक वॉल नहीं खड़ी कर सकती, उसको नहीं आता, उसको प्लास्टर करना नहीं आता, उसको कंक्रीटिंग करनी नहीं आती। अगर उसको वो चीज़ नहीं आती तो प्लीज़ एक्सेप्ट कि आपको वाटर प्रूफिंग नहीं आती। ये सिर्फ एक ब्रश चलाने वाला काम नहीं है, बहुत इसके अंदर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, प्रॉपर साइंस इन्वॉल्व है, क्या पहला सीक्वेंस इन्वॉल्व है, स्टेप 1 क्या, स्टेप 2 क्या, स्टेप 3 क्या। जब तक वो आप सारे स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे, वो चेकलिस्ट जब तक आप टिक नहीं करेंगे, तब तक आप उस चीज़ को प्रॉपर नहीं, ये नहीं कह सकते कि येस नाउ इट इज़ 100% वाटर प्रूफ स्ट्रक्चर। हमारा लोगों ने जनरली एक होता करता है कि जब बात हो रही होती है वाटर प्रूफिंग की, तो क्लाइंट इज़ ऑलवेज इन अ मूड के भाई अलग से कैसे करें जी, हमने तो अपना सिविल का कॉन्ट्रैक्ट लमसम में दिया हुआ है करके उसमें वाटर प्रूफिंग भी इंक्लूड है। तो कभी भी आप वाटर प्रूफिंग को जब आप सिविल कॉन्ट्रैक्ट के साथ मर्ज कर देते हैं, तो जैसे मैंने कहा आपको वाटर प्रूफिंग अकाउंट्स फॉर जस्ट 1% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब अगर आप नटशेल में देखें
तो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट का नटशेल में मार्जिन जो होता है ना वही 5% है। अब 5% में से अगर आप रिलीजियसली वाटरप्रूफिंग उससे करवा के वो 1% दे लेते हैं तो उसका मार्जिन तो आपने 20% ले लिया। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं करके कि वो आपके काम के साथ जो है वो जस्टिस कर सकेगा। तो बेटर है कि वाटरप्रूफिंग को अपने स्कोप में रखिए, बिकॉज आपके पार्ट पे अगर मैं बात करूं तो वो 1% उतना मैटर नहीं करता जितना वो कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो 1% मैटर्स अ लॉट। ये कैलकुलेशन जब हम देखते हैं तो छोटे एक रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, एक घर की कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा जो है जब एक बड़ा प्रोजेक्ट किया जाता है वहाँ वो मल्टीपल ज़ीरोज़ में ऐड ऑन हो जाता है। तो हर एक का एक एप्रीहेंशन होता है करके क्या ज़रूरत है इतना करने की, पहले वाला कौन सा लीक किया, दूसरा वो वाला कौन सा लीक किया। किसी ने जाके ये नहीं सोचा किया करके कि कभी दोबारा जाके पूछा कि वहाँ लीक किया कि नहीं। जो वहाँ पे यूज़र है वो सफ़र कर रहा है, आप एटलीस्ट जाके देखो तो सही करके कि जो आपने वहाँ नहीं किया था वो उसका जो है वो खामियाजा कौन भुगत रहा है, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं करके कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल की वाटरप्रूफिंग नहीं करानी। तो हम हमेशा उनको समझाते हैं सर वाटरप्रूफिंग इज़ ऑलवेज 100% अफेयर, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड 99% वाटरप्रूफिंग। वो पोलियो कैंपेन की एड्स आती हैं, 2 बूंद ज़िंदगी की, हमारे लिए 1 बूंद मौत की होती है। तो बेटर ये है करके कि उसको 100% चलने दीजिए। सीपेज भी आई का मतलब है वाटरप्रूफिंग का फेलियर है। तो प्लीज़ उस लेवल तक ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लोगों का रहता है करके कि वाटर टैंक्स बना लिए, हमने तो टाइल लगवा दी, अब पानी कहाँ से आएगा। सर टाइल वाटरप्रूफ नहीं है, टैंक को कंक्रीट का टैंक है उसको वाटरप्रूफिंग चाहिए, करने दीजिए वो वाटरप्रूफ। आज अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो बाद में होता है जी टाइल के ऊपर कुछ कर दो, अभी तो टाइल लगवाई थी, अब कैसे तोड़ें। तो ये बहुत रहता है कि लोगों को समझाना पड़ता है सर सीक्वेंस समझो, सीक्वेंस पहले आपने कंक्रीटिंग कर दी, अब उसके बाद आपका जो है वो प्रॉपर तरीके से वाटरप्रूफिंग नहीं होगी तो टाइल लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। मैंने कुछ लोगों को कहते हैं सुना है करके कि स्लोप बना दो, पानी रुकेगा ही नहीं तो नीचे कहाँ जाएगा। सर स्लोप से ही अगर बन जाता तो करके ये आज जो 20,000 करोड़ की जो इंडस्ट्री वाटरप्रूफिंग की खड़ी हुई है करके, तो फिर स्लोप ही बना देते पानी नीचे जाने का, तो फिर और इससे बढ़िया सोल्यूशन क्या होना था। बट पानी कभी भी आप स्लोप्स के बावजूद भी पानी को आप नीचे जाने से नहीं रोक सकते, भले आपने उसके ऊपर टाइल लगाई है, मार्बल लगाई है या कंक्रीटिंग करी है, आप पानी को सरफेस पे नीचे मदर स्लैब तक जाने से नहीं रोक सकते। वो नीचे जाएगा, वो पर्कुलेशन होगी नीचे जाके, और इवेंचुअली आपकी मदर स्लैब अगर वो वाटरप्रूफ नहीं है और सही प्रोडक्ट से और सही टेक्नोलॉजी से नहीं है तो आपकी प्रॉब्लम आनी है, आपके स्ट्रक्चर के अंदर करोजन आनी ही आनी है। तो बेटर है कि टाइमली जो है वो वाटरप्रूफिंग करवाइए। बालकनीज़ को लोग वाटरप्रूफ नहीं कराते, यहाँ पानी कहाँ से आना है सर, जहाँ जो छत पे जहाँ से पानी आना है वहीं पे बालकनी में भी आना है, तो वो आपको वहाँ पे भी चाहिए, बालकनी में भी आपको वाटरप्रूफिंग चाहिए। कितना एरिया बनेगा आपकी पूरी प्रोजेक्ट में बात करूँ, चाहे छोटे से लेके बड़े प्रोजेक्ट की बात करूँ, तो खाली छोटी सी बालकनी का टोटल मिला के कितना एरिया बनेगा। सो वाई यू ट्राइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट, वो कीजिए, वाटरप्रूफिंग बालकनी में भी चाहिए, करवाइए वहाँ पे। तो कोशिश रहती है हमारी करके कि भाई इन चीज़ों से जो है हम लोगों को बाहर निकालें। स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेलिटीज़ होती हैं करके उनको अवेयर करवाना कि सर पहले आप इस स्ट्रक्चर को प्रॉपर करवाइए, उसको जो उसमें कमियां हैं वो ठीक करवाइए, तभी वाटरप्रूफिंग काम करेगी। तो ये चीज़ें भी बतानी, उनको समझानी, रियलाइज़ कराना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा ये स्टील भी जो है जो एक्सपोज है, ये स्टील भी जो है वाटरप्रूफिंग का इशू बना सकता है। वो स्टील कहाँ से पानी पकड़ के कहाँ जाके उसको छोड़ेगा, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते करके कि एक इलेक्ट्रिकल कंड्यूट अगर कहीं पे खुला पड़ा हुआ है वो ऐसी जगह पे जाके पानी को लीकेज वहाँ पे देगा, ऐसे पॉइंट पे देगा कि आप सोच सकते हैं करके कि यहाँ पे तो पानी था ही नहीं कभी, कहीं पे ऊपर है ही नहीं, पर वो कहाँ से आ रहा है, वो एक इलेक्ट्रिकल कंड्यूट से ट्रैवल करके आ रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं करके एक प्रॉपर सीक्वेंस मेंटेन करना। मैं बात करूँ कि जो अगर आप टॉप स्लैब्स की बात करें, ये एक बड़ा छोटा सा फंडा मैं बताता हूँ करके कि अगर हम टॉप लेवल स्लैब्स की बात करें तो फ़ैन बॉक्सेस आ जाते हैं उसमें। अब हमारी अगर स्लैब की थिकनेस की ही मैं बात करूं करके कि मेरी 5 इंच की अगर मेरी स्लैब की थिकनेस है तो उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो 3.5 से 4 इंच का अगर मेरा फ़ैन बॉक्स आ जाता है तो उसके ऊपर कंक्रीट का कवर बचा ही कितना। अगर मैं 3 इंच से कम की कंक्रीट करता हूं कहीं पे भी तो मेरे उसमें अगर कंक्रीट में क्रैक्स आ जाएंगे तो जहां वो 1-1.5 इंच का ही अगर बफर रह गया तो उसके ऊपर कंक्रीट तो बची ही नहीं, और फिर मेटल के साथ आपका कंक्रीट का कॉम्बिनेशन आ रहा है करके वो आपका फेलियर का पॉइंट बनना ही बनना है।
तो इसीलिए हम आज की डेट में सजेस्ट करते हैं, जब आपने नीचे फॉल सीलिंग्स करानी ही हैं तो आप फ़ैन बॉक्सेस अवॉइड कीजिए एटलीस्ट टॉप स्लैब्स में। मैं मानता हूँ इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रॉब्लम होती है वायर्स को ट्रैवल करवाने के लिए, बट टॉप स्लैब में अगर हम बात करते हैं जाके, आप कॉन्ड्यूट्स भी जो हैं स्लैब में मत लीजिए, आप नीचे ले लीजिए, बिकॉज इवेंचुअली आपकी फॉल सीलिंग के अंदर सब कुछ कवर होना ही है। तो बट आप कंक्रीट के थिकनेस में प्ले मत कीजिए, वहाँ जो 5 इंच पूरी कंक्रीट चाहिए उसको आने दीजिए पूरा। ये आपका स्ट्रक्चरल पॉइंट है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये आई एम श्योर मतलब ये तो हार्डली कोई सोच पाता होगा ये चीज़ कि ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। और कोई ऐसी कोई पार्टिंग इनसाइट जो कि आप देना चाहते हैं, कि जो आपको लगता है कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमने अभी तक कवर ना करी हो वाटरप्रूफिंग से रिलेटेड और आप शेयर करना चाहते हैं? आई थिंक मोर और लेस हम सारा कुछ कवर कर चुके हैं। बस मेरी लास्ट में एक यही रिक्वेस्ट रहेगी करके पूरी फ्रेटर्निटी को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पूरी को एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वी हैव दिस वाटरप्रूफर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन प्लेस। आपको वाटरप्रूफिंग से रिलेटेड कुछ भी लगे कि आपको कहीं पे कुछ डाउट्स हों, कहीं क्लैरिटीज़ आपको लेनी करनी हो या टेक्नोलॉजी पूरी समझनी हो, सो आर मेंबर्स आर अवेलेबल पैन इंडिया। मैं कहूँगा कि उनसे टच बेस कीजिए। आप एसोसिएशन के कॉन्टैक्ट नंबर्स वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, आप उनसे टच बेस कीजिए, यू विल गेट द राइट पर्सन टू बी कॉन्टैक्टेड। उनसे टच बेस करके एटलीस्ट ये समझिए कि सही वाटरप्रूफिंग कैसे की जानी चाहिए। एक एप्रीहेंशन में मत रहिए वहाँ पे करके कि पूछेंगे तो शायद लगेगा करके कि इनको ये भी नहीं पता। सर आज मैंने एक छोटा सा कोर्स किया था, वहाँ पे एक इनिशियल टाइम मतलब कोर्स स्टार्ट होते ही एक सवाल पूछा गया, आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया में जितना ज्ञान है उसका कितना % आपको आता है, आपके पास कितनी नॉलेज है? अगर मैं शायद यहाँ आपसे भी पूछूं तो शायद शायद कोई बोले 2%, 5%, 10%। हमें हमें 1% भी नहीं ज्ञान है। इस दुनिया में इतना ज्ञान है, हर फील्ड से रिलेटेड इतना ज्ञान है करके, तो आप कभी ये मत सोचिए कि इसका तो मुझे पूरा सब कुछ पता है। वी लर्न एवरी डे। हम हर रोज़ सीखते हैं अपने ट्रेड में। आज 24 साल से में होने के बावजूद भी जो है हम रोज़ इतना सीखते हैं करके, रोज़ कुछ ना कुछ साइट कुछ सिखाती है, किसी के साथ इंटरेक्शन कुछ सिखाती है, किसी का कोई आउट ऑफ द ब्लूज़ कोई ऐसा क्वेश्चन कहीं से आ जाता है करके, वो कुछ एक नया इनलाइटमेंट लेके आता है करके कि ये तो कभी सोचा नहीं था, डेफिनेटली दिस हैज़ टू बी कंसिडर्ड। तो आज जो हमने बातें की हैं करके, ये इन्हीं एक्सपीरियंसेस से ही निकल के आई हुई हैं करके, कि लोगों के क्वेश्चंस, और वो किन लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, वो लेमैन के क्वेश्चंस होते हैं। मतलब आपको नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है कभी? इट्स डेफिनेटली बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, और ये एनलाइटनिंग चीज़ है आज की। ये आज का ज्ञान हमारा यही है करके कि इस चीज़ को कल को अवॉइड करें। तो एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो बड़ी ज़रूरी है करके, कि आप मानिए कि आपको सीखना है। जब तक आप वो सीखने की चाह नहीं रखेंगे या अपने अंदर एक एनहांसमेंट, अगर रेगुलर डेवलपमेंट की एक चाह नहीं रखेंगे करके, आप हो मैं हूँ, इट इज़ ऑलवेज एन एंड टू दिस थिंग। मतलब वो फेलियर के चांसेस डेफिनेटली आएंगे जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे अब और सीखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, और यही रीज़न है कि मैं भी आप लोग के साथ, आप लोग ने स्टार्ट करी एसोसिएशन, उसी के थ्रू हमारा इंटरेक्शन वन ऑन वन इतना डीप हुआ कि आज हम आमने सामने बैठे हैं इस पॉडकास्ट के एपिसोड के लिए। और मैं भी, हालांकि मैं थर्ड जनरेशन हूँ अपने बिजनेस के अंदर, जो मेरा मेन बिजनेस है उसमें थर्ड जनरेशन हूँ, तो 3 जनरेशन ऑफ एक्सपीरियंस मेरे को भी मिला है। पर फिर भी मेरे को लगता है कि मेरे को 1% भी, जैसे आपने कहा 1% भी नहीं पता मेरे को वाटर प्रूफिंग के इंडस्ट्री के बारे में। तो ये एसोसिएशन एक प्लेटफॉर्म मेरे को काफ़ी यूज़फुल लगता है, और जो कि मैं व्यूअर्स को भी कहूँगा कि अगर आप लोग को लगता है कि आप अकेले हो इस बिज़नेस में, अगर आप इस वाटर प्रूफिंग बिज़नेस में हो, आप अपने आप को अकेले फील करते हो, तो आप इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको रीच आउट करेंगे थ्रू द एसोसिएशन। आपको रीच आउट सही पर्सन करेगा कि आप एसोसिएशन का भी पार्ट बन सकते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। जो प्रॉब्लम आपकी है वो हज़ारों लोग सेम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और सबको लग रहा है कि हम अकेले ही हैं जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिलेगी इस एसोसिएशन के थ्रू, एंड आई वुड रिकमेंड एनीबडी, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ सीखा है पिछले साल भर जो मैंने एसोसिएशन में बिताया है। मेरे को भी बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हैं जिनसे मेरे को बहुत सारी एक्सपर्टीज़ मिली है, और बहुत सारी नई ट्रेनिंग्स और एक्सपीरियंस शेयरिंग, ये सब से नई नई चीज़ें हम लोग सीखते हैं। नॉट जस्ट वाटर प्रूफिंग, हम लोग बिजनेस कैसे चलाना है उसके बारे में भी सीखते हैं
इस एसोसिएशन के थ्रू। तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड एनीबडी हु इज रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री टू जॉइन इट, इवन इफ नॉट अ वाटर प्रूफर। अगर आप सिविल से भी रिलेटेड है तब भी आप इसका पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि आपके सिविल के हर पार्ट को इफेक्ट करता है जो वाटर प्रूफिंग का टॉपिक है। हमारी कोशिश ये रहती है करके कि हम जो रेगुलर इवेंट्स करते हैं, मैं आपके मीडियम से जो है इंडस्ट्री को ये कहना चाहूँगा, एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि हमारे ये सेशंस रेगुलर बेसिस पे होते हैं। तो प्लीज़, इफ़ यू आर एन आर्किटेक्चरल फर्म, इफ़ यू आर अ कंसल्टेंट, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट्स और मे बी सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स और एंड यूज़र्स ऑल्सो, अगर आपको लगता है कि आपको इस चीज़ के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर और ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली प्लीज़ गेट इन टच विद अस। वील डेफिनेटली शेयर यू आवर कैलेंडर्स। हमारे ये अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, कभी टेरेस वाटर प्रूफिंग के, कभी बेसमेंट वाटर प्रूफिंग पे, पोडियम स्लैब्स के ऊपर, बाथरूम वाटर प्रूफिंग पे, प्लम्बिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ हमारी जो है प्लम्बिंग एसोसिएशंस के साथ हमारे इंटरेक्शंस रहते हैं। तो उन चीज़ों में भी क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, वील डेफिनेटली गाइड यू एंड वी ऑलवेज कंडक्ट दीज काइंड ऑफ सेशंस। सो आई विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। वी आर wholeheartedly welcoming you. Please be a part of it and increase your knowledge volumes. तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं पे ही समाप्त होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी उतना ही रोचक लगा जितना कि हम लोग को लगा ये डिस्कशन। एंड दीक्षित जी, मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने अपना अनुभव और अपना ज्ञान सबके साथ ऐसा शेयर किया है जो कि आई एम श्योर कि सारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिंग लगेगा। चाहे एप्लीकेटर्स रहे हों जिन्होंने देखा है, चाहे कोई मैन्युफैक्चरर हो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, या फिर सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स हों, या इवन जो घर का ओनर है उसको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा हमारे डिस्कशन के थ्रू। और अगर आप लोग को ये आज का हमारा डिस्कशन अच्छा लगा तो आप इस एपिसोड को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों से जो कि जिनको कुछ वैल्यू एडिंग मिलेगा इस एपिसोड को देख के। और हम अब अगले एपिसोड पे मिलेंगे कुछ ही दिन बाद, और वहाँ पे हम एक नए टॉपिक के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और फिर मिलेंगे दोस्तों। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। दिस इज मी ऋषभ जैनी साइनिंग ऑफ।